हेलो, नमस्ते एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। द नोटबुक आइस एजुकेशन फॉर ऑल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। 13 मई के नए करंट अफेयर्स के साथ आज फिर हम हाजिर हैं। द हिंदू का जो सेशन है, आज जो भी न्यूज़ आई हुई है उसको भी देखेंगे। कल हमारी क्लास नहीं हुई थी तो कल के भी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स आए हुए हैं उसको भी हम देखेंगे। कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। और संडे था तो एक दिन की छुट्टी बनती है, थोड़े कुछ इश्यूज़ आ गए थे उसकी वजह से क्लासेस नहीं हो पाई थी, बट कोई बात नहीं। आज जो भी टॉपिक्स कल जो आए थे इंपॉर्टेंट थे, जिसको जानना ज़रूरी है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने आज पीपीटी में शामिल कर लिया है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें आज आई हुई हैं जो आपके वनडे एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कोई फेमस राइटर हैं जिनकी डेथ हो गई है, रस्किन बॉन्ड जी के साथ में अभी हुआ है कि उनको साहित्य अकादमी फेलोशिप दिया जा रहा है, तो उससे रिलेटेड न्यूज़ आई हुई है। वनडे एग्जाम्स में या फिर पीसीएस के एग्जाम में आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, उसको भी देखेंगे। साथ के साथ में कुछ एक दो आर्टिकल साइंस पे बेस्ड आए हुए हैं, जैसे कि टी सेल थेरेपी के बारे में बात की गई है, उसको देखेंगे। अलग अलग सेक्टर से अलग अलग टॉपिक्स से आज क्वेश्चंस हैं, आर्टिकल्स हैं, तो देखेंगे, बहुत ही डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू कर लेते हैं हाइलाइट्स के साथ कि आज क्या इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स है, पहले उसको देखते हैं। उसके बाद में हम इन डिटेल सारे टॉपिक्स की चर्चा करेंगे। साथ के साथ में मैंने जो प्रीवियस क्लास में आपके क्वेश्चंस कराए थे, मैंने बोला था कि नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तो उसमें हम क्या करेंगे, पूरा एनालाइज करके और मैं उसका आंसर बताऊंगी। ईच एंड एवरी ऑप्शंस को भी हम एनालाइज करेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल आंसर तक ही हमको पहुँचना है, हमको सारे ऑप्शंस को भी एक बारी देखना है, सो दैट अगर कभी भी एग्जाम में उस ऑप्शन से रिलेटेड कोई टॉपिक आ जाए तो आप एलिमिनेट करने के कैपेबल रहें। तो सारी चीज़ों को देखेंगे इन डिटेल। कुछ जो भी क्वेश्चन हैं उनके एनालिसिस में मैं थोड़ा सा उनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री भी बताते चलूँगी कि उनके पीछे की क्या कहानी है। तो एक बहुत ही अच्छा यूज़फुल सेशन होने वाला है। उसके लिए करना क्या है, आपको थ्रू आउट द सेशन बने रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए हुए। और उम्मीद करती हूँ ये कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि व्यूज़ जो हैं वो घट रहे हैं और लाइक्स शेयर भी मतलब कम होता है, तो क्या है, मोटिवेशन थोड़ा सा डाउन हो जाता है हमारा। तो आपसे उम्मीद रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर को फॉलो भी करें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हाइलाइट्स देख लेते हैं कि क्या आज की हाइलाइट्स है, ताज़ा खबरें क्या हैं। तो सबसे पहले बात की गई है, जब केजरीवाल जी छूट के आ गए हैं और अपने कैंपेनिंग को उन्होंने बिल्कुल धार देना शुरू कर दिया है। तो अपने मन की बात जैसे पीएम करते हैं, वैसे केजरीवाल जी ने न्यू इंडिया के लिए 10 चीज़ें या फिर वादे कह लीजिए, चुनावी वादे हैं रखे हैं। उन्होंने बोला है कि ये 10 चीज़ें अगर इंडिया ब्लॉक जो आती है, मतलब कि अभी जो है पूरा गठबंधन चल रहा है अपोजिशन में, तो ये जो इंडिया ब्लॉक बना हुआ है, अगर ये सत्ता में आता है तो फिर केजरीवाल ये इंश्योर करेंगे कि 10 जो वादे उन्होंने किए हैं उनको वो पूरा करवाएं। ठीक है, तो क्या न्यूज़ है, केजरीवाल अनाउंस लिस्ट ऑफ 10 गारंटी टू स्क्रिप्ट न्यू इंडिया। तो हम यहाँ पर न्यूज़ तो देखेंगे क्या न्यूज़ है, बट हम ये देखेंगे कि ऐसे न्यू इंडिया केजरीवाल के पर्सपेक्टिव से क्या है और न्यू इंडिया में वाकई में कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो शामिल होने चाहिए। यहाँ से हमारे एग्जाम के लिए भी कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे जिसको हम अपने आंसर में भी लिख सकते हैं कि न्यू इंडिया ऐसा होना चाहिए। बहुत यूज़फुल हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर चुनावी वादे होते हैं, मिल गए तो ठीक है, नहीं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। ठीक, अगली हमारी हाईलाइट क्या है, व्हाट आर द रूल्स ऑन कंटेस्टिंग सीट्स। तो ये जो है एक तरीके से एडिटोरियल आया हुआ था कल। इसमें बात क्या की गई है कि अभी ऐसा होता है कि कई पार्टियां और कई उम्मीदवार ऐसे होते हैं जो मल्टीपल सीट्स से चुनाव लड़ते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए राहुल गांधी को, तो वो वायनाड से भी लड़ रहे थे और अब पिछली बारी उन्होंने अमेठी से भी भरा था, एक जगह से हारे, दूसरी से वो जीत के आ गए। तो इस तरीके से होता है कि एक उम्मीदवार होता है, दो सीट से चुनाव लड़ता होता है। तो इसके लिए हमेशा से ही चुनाव आयोग, साथ के साथ में जो कमीशंस भी रही हैं बहुत सारी, उन्होंने भी इसके लिए कंसर्न दिखाया है कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए, एक व्यक्ति को एक ही सीट की दावेदारी मिलनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है उसमें क्या है कि एक व्यक्ति 2 सीटों से क्या कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है। तो इससे रिलेटेड एक आर्टिकल है, उसमें क्या प्रोविज़न है इसको देख लेंगे, क्योंकि कई बार यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है और पूछ लिया जाता है कि क्या प्रोविज़न है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो इसको देखेंगे, पॉलिटिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। अगली जो न्यूज़ है, ऑथर रस्किन बॉन्ड अवॉर्डेड साहित्य अकेडमी फेलोशिप। तो मैंने बात की, रस्किन बॉन्ड जो है इंडिया के बहुत ही फेमस राइटर्स हैं, राइटर में से एक हैं। और अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे स्टेट पीसीएस का स्पेशली, तो यहाँ पर इनके बारे में, इनकी बुक्स के बारे में क्वेश्चन आ ही जाता है, एक ना एक बुक का नाम दे देगा और मैच द फॉलोइंग में रस्किन बॉन्ड वगैरह से रिलेटेड आते हैं क्वेश्चन, तो हम इसको देख लेंगे। साथ के साथ में कौन कौन सी इनकी फेमस रचनाएँ हैं उसके बारे में भी एक रिविज़न ले लेंगे हम।
अगली जो न्यूज़ है हमारे जीएस पेपर 3 में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो टॉपिक है इकोनॉमी में, वहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं। बात की गई है कि नेशनल हाईवे जो है, नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन स्लो एज फंड गो स्केरी, हाइब्रिड इन्यूटी मॉडल के बारे में बात की गई है। साथ के साथ में ये बात की गई है कि अगर आप देख लीजिए पिछले 1-2 सालों में तो नेशनल हाईवे बनने में या फिर सड़कों के निर्माण में बहुत तेज़ी देखी गई है इंडिया में। काफ़ी तेज़ी से जो है रोड मिनिस्ट्री हमारी अच्छे से काम कर रही है। लेकिन अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बोला गया है कि अब 2024-25 तक क्या होगा, जो नेशनल हाईवे बनने का जो रेट है उसमें थोड़ा सा डिक्लाइन आएगा, यानी कि कमी आएगी। तो बहुत सारे चैलेंजेस बताए गए हैं कि क्या ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से ये कमी आएगी, तो उसको हम देखेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से ही बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से हमारे लिए चीज़ें निकल के, पॉइंट्स निकल के आ सकती हैं कि क्या, अगर आप आंसर राइटिंग में भी चीज़ें लिखते हैं कि क्या कमियाँ हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, तो यहाँ से आपको एक चीज़ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिल जाएगी। अगली हमारी हाईलाइट क्या है, नेपाल्स कामी रीता शेरपा क्लिम्स एवरेस्ट फॉर रिकॉर्ड 29th टाइम। तो कल संडे था, हम और आप संडे मना रहे थे, बट एक व्यक्ति हैं नेपाल के जिनका नाम क्या है, कामी रीता शेरपा। इन्होंने एवरेस्ट जो हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है उसको लगभग 29th टाइम क्या कर दिया है, फतह कर दिया है। ठीक है, तो 29वीं बार वो कहाँ पर चढ़े हैं, एवरेस्ट की चढ़ाई उन्होंने की है कल यानी कि संडे को। तो आपसे वनडे एग्जाम्स में नाम और कंट्री के बारे में पूछा जा सकता है कि किस कंट्री से वो आते हैं, तो देख लेंगे हम इसको। अगली न्यूज़ क्या है, फर्स्ट ह्यूमन हु रिसीव ट्रांसप्लांट पिक किडनी डाइज। तो अभी पिछले साल एक व्यक्ति थे जिनको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, उनका ट्रांसप्लांट किया गया था, किडनी ट्रांसप्लांट, और उनके शरीर में जो पिग होता है यानी कि सूअर होता है उसका जो है किडनी लगाया गया था। ठीक है, तो अभी उनका डेथ हो गया है। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है, व्यक्ति का नाम पूछ लिया जाता है, स्पेशली जब फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीसीएस वगैरह में, तो वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। अगली न्यूज़ वैसे ही है, वन लाइनर टाइप की। पंजाबी पोएट सुरजीत पातर पासेस अवे एट 79 इन लुधियाना। तो लुधियाना में एक राइटर हैं, पंजाबी राइटर हैं, उनका क्या है, डेथ हो गया है। और ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये पद्मश्री से अवॉर्डेड हैं, तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन बन जाए यहाँ से, इसलिए हम इसको डिस्कस करेंगे। अगली हमारी न्यूज़ क्या है, गवर्नमेंट टू स्पेंड 2 करोड़ पर किलोमीटर ऑन रोड्स अलॉन्ग चाइना बॉर्डर। तो ये जो टॉपिक है आपको सेफ्टी और बॉर्डर सिक्योरिटी के मामले में आपको यहाँ पर चीज़ें निकल के आएंगी। अभी इंडियन गवर्नमेंट क्या करने वाली है, पर किलोमीटर जो रोड बनाने के लिए 2 करोड़ स्पेंड करने वाली है, ऐसा डाटा निकल के आया है। तो हम इसको देखेंगे, हमारे जो बॉर्डर सिक्योरिटी के लिहाज से इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लिए जा रहे हैं। तो क्या है, कहाँ पर रोड बन रही है, किन किन स्टेट्स में ये बिल पास हुआ है कि यहाँ पर रोड बनाई जाएगी, तो उसको हम देखेंगे। अगली हमारी हाईलाइट है, हाउ इज़ इंडिया स्ट्रीमलाइंग द फार्मा सेक्टर। ये एक एडिटोरियल आया है जिसमें बात की गई है इंडियन फार्मा सेक्टर जो है किस तरीके से इवॉल्व हो रहा है, क्या हमारी वर्ल्ड वाइड इंपॉर्टेंस है और क्या हमारे चैलेंजेस है, इसके बारे में बात करता है। तो बहुत अच्छा आर्टिकल है, यहाँ से बहुत सारे की फैक्ट्स आपको मिलेंगे, तो बहुत अच्छे से डिटेल में इस एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। उसके बाद है स्कारलेट स्पेक्टेकल। तो यहाँ पर एक जियोग्राफी से रिलेटेड फिनोमिना है, बहुत ही सुंदर से एक पिक्चर आई है, मैं उसको पहले पिक्चर दिखाऊंगी आपको। अभी 2-3 दिन पहले बहुत सारे कंट्री में साथ के साथ में स्टेट्स में भी हमने एक चीज़ एक्सपीरियंस की कि बहुत तेज़ आंधी तूफान आया था, कुछ समय के लिए वो आया था लेकिन बहुत तेज़ था, बहुत ज़्यादा धूल उड़ी थी। तो उसके रिगार्डिंग उसके पीछे क्या रीज़न है इसके बारे में एक आया हुआ है कि सोलर फ्लेम जो है उसकी वजह से बहुत तेज़ गति से सूर्य से हमारे यहाँ पर जो है जो हवाएं चली हैं, इसकी वजह से ये पूरी आंधी आई हुई थी। तो और साथ के साथ में लद्दाख वाला जो एरिया था वहाँ पर प्रकृति का बहुत सुंदर नज़ारा देखने को मिला। तो हमारे लिए ये टॉपिक जो है ज्योग्राफी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको बहुत ही ध्यान से बहुत ही डिटेल में देखेंगे कि सोलर फ्लेयर्स क्या होते हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं। बेसिकली एक मैग्नेटिक मैकेनिज़्म इसके पीछे जिम्मेदार होता है, तो उसको हम देखेंगे, ज्योग्राफी के लिहाज से इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद है अगली न्यूज़, अर्ली क्लिनिकल ट्रायल सेट्स लाइट्स ऑन रेगुलेटरी टी सेल थेरेपी। तो ये जो न्यूज़ है वो साइंस से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है। यहाँ पर जो बच्चों में हेपेटाइटिस का टाइप 1 और जो बच्चों में जो डायबिटीज़ का टाइप 1 होता है उसकी थेरेपी के लिए टी सेल का यूज़ करने की बात की गई थी, लेकिन अभी रिसर्च निकल के आई है, जब फर्स्ट फेज़ का रिसर्च निकल के आया है उसमें टी सेल के फ़ायदे तो देखे गए हैं लेकिन बहुत मेजर लेवल पे फ़ायदे नहीं देखे गए हैं, इसलिए अब उसके सेकेंड फेज़ की ट्रायल की बात चल रही है। तो यहाँ से हम अपने लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या निकाल लेंगे, टी सेल के बारे में हम पूरा जानेंगे, क्योंकि साइंस में आपसे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। टी सेल जो थेरेपी है वो काफ़ी समय से चल रही है, ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज़ है ये, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें रिसर्च किया जा रहा है सो दैट इसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सके, क्योंकि बहुत यूज़फुल है ये। तो हम जानेंगे टी सेल थेरेपी
टॉपिक क्या होती है, किस तरीके से ये पूरा काम करती है, और लास्ट में जो मैंने क्वेश्चन कराए थे उसके मैं आज एनालिसिस विथ आंसर बताऊंगी, तो उसको हम देखेंगे। तो ये है हमारी पूरी हाईलाइट जिसके ऊपर आज हमको चर्चा करनी है। सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे पहली जो हाईलाइट है, और कुछ समय के लिए मैं आम आदमी पार्टी की अभी ब्रांड कैंपेनर बन जाती हूँ, जस्ट फॉर जोक। यहाँ पर क्या बात की गई है, केजरीवाल अनाउंस लिस्ट ऑफ 10 गारंटीज टू स्क्रिप्ट न्यू इंडिया। तो इन्होंने बोला है न्यू इंडिया बनाना है हमें, और हम क्या करेंगे अगर इंडिया ब्लॉक आती है, यानी कि जो गठबंधन की सरकार है वो आती है सत्ता में, तो क्या करेंगे। 10 इन्होंने गारंटी दी है, मोदी की गारंटी वर्सेस केजरीवाल की गारंटी। इन्होंने स्लोगन दिया है और उन्होंने बोला है कि 10 गारंटीज़ हैं जिनको हम देंगे, और ये जो 10 गारंटीज़ हैं न्यू इंडिया यानी कि नए इंडिया को बनाने के लिए बहुत ही मेजर रोल अदा करेगा। तो क्या क्या बातें की है इन्होंने, सबसे पहले तो बात की है हेल्थ की, जो कि अच्छी चीज़ है, बिल्कुल हेल्थ ज़रूरी है। उसके बाद इन्होंने बात की है एजुकेशन की, वो भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। तीसरी बात इन्होंने की है बॉर्डर सिक्योरिटी की, मतलब बहुत सारे डायमेंशंस पे इन्होंने ध्यान दिया है, और उसके बाद ये सारी चीज़ें निकाल के लेके आए हैं केजरीवाल जी। जेल में रहते हुए गहन चिंतन मनन किया है इन्होंने, लगता है, और काफ़ी यूज़फुल चीज़ें निकाल के लेके आए हैं। तो बॉर्डर सिक्योरिटी के बारे में बात की है, हेल्थ के बारे में बात की है, एजुकेशन के बारे में बात की है, साथ के साथ इन्होंने बोला है कि जो अग्निवीर स्कीम आई है उसको हम क्या करेंगे, स्ट्रक डाउन करेंगे, उसको ख़त्म करेंगे, और भी बहुत सारे चीज़ें बोली हैं इन्होंने। अब देखते हैं कि इनमें से ये कितनी चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर जो 3-4 चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, बॉर्डर सिक्योरिटी की बात है, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं और ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। इसके बारे में साथ के साथ में जैसे इन्होंने दिल्ली में क्या किया था, बिजली का बिल जो है वो माफ़ कर दिया था ड्यूरिंग कोविड पीरियड है, तो अभी इन्होंने बात की है कि 24 आवर क्या करेंगे, ये 24 आवर का पावर देंगे, यानी कि 24 घंटे बिजली जाएगी, ज़ीरो कट होगा, ज़ीरो पावर कट होगा, गुड एजुकेशन मिलेगी, हेल्थ केयर होगा, और ये सारी चीज़ें क्या होंगी, इंश्योरेंस स्कीम होंगी, साथ के साथ में फ्रीडम ऑफ रेंटी होगी। दैट ये सारी चीज़ें मतलब एक तरीके से अभी तो ये कह लीजिए चुनावी वादे हैं, अगर ये आ जाते हैं पार्टी में, सत्ता में, तो फिर देखते हैं कि क्या चीज़ें फुलफ़िल हो पाएंगी। फ़िलहाल हमारे लिए यहाँ से चीज़ें 2-4 निकल के आ गई। न्यू इंडिया बनाना है तो हमें कुछ सारी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, बॉर्डर सिक्योरिटी वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये जस्ट फॉर, साथ के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी इन्होंने बोली है, एमएसपी के बारे में भी इन्होंने बात की है, और इन्होंने बोला है कि जो एमएसपी की क्रॉप पे अभी 23 क्रॉप्स ऐसी हैं जिसके ऊपर हम ही क्या करते हैं, एमएसपी देते हैं। लेकिन इन्होंने स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट को कोट किया है और उन्होंने बोला है कि स्वामीनाथन कमीशन ने बोला था, और उसको ध्यान में रखते हुए अगर ये सत्ता में आए तो क्या करेंगे, जितने भी क्रॉप्स हैं उन सारे क्रॉप्स में ये एमएसपी देना लागू करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट बातें, वादे तो इन्होंने कर लिए हैं, साथ के साथ 2 करोड़ जॉब भी देने की बात की है यूथ को, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की भी बात की है इन्होंने, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं अच्छी अच्छी इन्होंने बोली हैं न्यू इंडिया बनाने के लिए। अब देखते हैं कितनी सारी चीज़ें फॉलो हो पाती हैं, नहीं हो पाती हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की है इन्होंने कि हम बिज़नेस को भी बढ़ाएंगे, 2 करोड़ रोज़गार भी देंगे। मोदी जी भी जब आने वाले थे तब उन्होंने भी रोज़गार की बहुत सारी बातें की थी, मिली कि नहीं मिली ये तो हम आप जानते ही हैं। अब इन्होंने बोला है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट हमारे आज के टॉपिक के ऊपर। तो ये जो टॉपिक क्या है, जीएस पेपर 2 में पॉलिटी का जो सेगमेंट है वहाँ से ये रिलेट करना है आपको, और बात किसके बारे में की जा रही है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के बारे में बात की जा रही है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, मैं हमेशा इसमें बताते चलती हूँ कि जो 1950 का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है वो वोटर्स के बारे में यानी कि नागरिकों के बारे में बात करता है, और जो 51 का है वो क्या बात करता है, जो उम्मीदवार होंगे या जो भी नेता होंगे वो किस तरीके से काम करेंगे इसके बारे में बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं वहाँ पर सीट्स, जब भी कोई पार्टी का एक लीडर होता है जो मल्टीपल जगहों से चुनाव लड़ रहा होता है तो बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं इलेक्शन कमीशन के। मान लीजिए कि 2 सीट से, सीट ए और सीट बी, दोनों जगह से एक ही व्यक्ति लड़ रहा है चुनाव। अब सीट ए से जीत गया वो, लेकिन सीट बी से क्या हुआ, वो हार गया। तो अब क्या हुआ, अब इस सीट बी के लिए फिर से चुनाव रिकंडक्ट कराने पड़ेंगे, मतलब कि फिर से रिसोर्सेज की हानि। तो इन तरीके की चीज़ों को, समस्याओं को कम करने के लिए, बंद करने के लिए इलेक्शन कमीशन भी हमेशा से ये चाहता है कि क्या हो जाए, एक व्यक्ति को एक ही सीट से चुनाव लड़ने के लिए क्या किया जाए,
अधिकार दिए जाए, लेकिन ये चीज़ें फॉलो नहीं हो पाती हैं। क्यों नहीं हो पाती हैं? क्योंकि लॉ मेकर्स कौन हैं? जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, वो वही उम्मीदवार हैं, वही नेता हैं, और वो चाहेंगे नहीं कि उनका रास्ता बंद हो जाए। मतलब ये होता है 2 सीटों से चुनाव लड़ने का कि एक जगह से हारे तो दूसरी जगह से जीत के किसी तरीके से आप कहीं पर पहुँच जाएंगे, लोकसभा में पहुँच जाएंगे। बट अगर एक ही सीट से चुनाव लड़ा गया तो फिर क्या होगा? या तो जीतना या फिर हारना। अगर जीत गए तब तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर क्या होगा? अगले 5 साल का वेट करना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए क्या है कि इलेक्शन कमीशन है वो सोचती है कि रिसोर्सेज की हमारी हानि से हम बच जाएं, इसलिए एक व्यक्ति को एक ही सीट मिलनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। बट नेता जो हैं वो इस एक्ट में संशोधन नहीं कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें पेंडिंग हो गई हैं। तो क्या बात की गई है इसमें? कुछ सेक्शंस के बारे में बात की गई है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का जो सेक्शन 33 है, ये बात करता है, 33 का क्लॉज 7 जो है ये बात करता है कि क्या होना चाहिए, 2 सीट, एक व्यक्ति 2 सीट से क्या कर सकता है? चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा किसके बारे में? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का सेक्शन 33 क्लॉज 7 ये परमिशन देता है किसी भी उम्मीदवार को, किसी भी कैंडिडेट को, कि वो 2 सीटों से चुनाव लड़ सकता है। अब इसके लिए बात क्या है कि हमने 2 चीज़ें मेंशन की है। एक बात तो ये है 33(7) में कि 2 सीटों से चुनाव लड़ सकता है, और ये हुआ कब था? 1996 में एक अमेंडमेंट किया गया था। इससे पहले ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था। इससे पहले तो ऑल मल्टीपल सीट्स, बहुत सारे सीट्स से लोग चुनाव लड़ा करते थे। बट 1996 में क्या हुआ कि 1996 में अमेंडमेंट किया गया और 1996 से ये रूल बना दिया गया कि एटलीस्ट 2 सीटों से एक व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर सारी कंट्रोवर्सी निकल करके कहाँ से आती है? यहाँ पर बात की गई है कि आर्टिकल 33 जो है, सेक्शन 33 है, वो तो बात करता है कि एक व्यक्ति 2 जगह से चुनाव लड़ सकता है। बट सेक्शन जो 70 है वो क्या बात करता है कि ओनली 1 सीट एट अ टाइम। लेकिन जो कैंडिडेट होगा वो एक ही सीट पर एट अ टाइम बैठा रहेगा। मतलब कि क्या है, चुनाव भले 2 जगह से लड़े, अगर वो दोनों जगहों से जीत जाता है तो भी उसको सीट एक ही होल्ड करनी पड़ेगी। मतलब कि यहाँ पर जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्टरी है, यानी कि एक तरफ तो 2 सीटों से चुनाव लड़ने की आज़ादी भी दे रहे हो आप, लेकिन अगर जब बात आती है कि मान लो कोई व्यक्ति सीट ए से भी जीत गया और सीट बी से भी जीत गया, तो ऐसा नहीं है कि दोनों सीट से वो बना रहेगा और दोनों जगह से वो अपना नेता का काम करेगा। ऐसा नहीं होगा। इन दोनों में से फिर कोई एक चीज़ उनको चुननी पड़ेगी। तो ये आपका कौन सा सेक्शन है प्रोविज़न देता है? ये है सेक्शन 70, यानी कि एक कैंडिडेट क्या होगा, एक ही सीट को होल्ड करेगा अगर वो दोनों जगहों से जीत जाता है। बट ये है कि अगर चुनाव लड़ना है तो क्या होगा? सेक्शन 33 का क्लॉज 7 ये आपको अधिकार देता है कि आप क्या कर सकते हैं, एक बार में 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये जो है कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हैं, इसकी वजह से साथ के साथ में जो इलेक्शन कमीशन की बहुत ज़्यादा से रिसोर्सेज की हानि होती है, इस वजह से भी इस पूरे मुद्दे को क्या किया जा रहा है, हाईलाइट किया जा रहा है कि इसमें थोड़ा सा संशोधन करने की, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। इलेक्शन कमीशन ने भी समय समय पर डिमांड की है इस चीज़ के लिए। साथ के साथ में कमिटीज़ कुछ बनी हैं जिन्होंने चुनावी जो सुधार होना चाहिए, इलेक्शन के रिगार्डिंग जो भी रिफॉर्म्स होने चाहिए, उसके लिए कई कमिटीज़ बनी हैं। उन कमिटीज़ ने भी ये रिकमेंड किया है कि एक व्यक्ति को एक ही सीट से चुनाव लड़ने की क्या होनी चाहिए, इजाज़त होनी चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कभी भी ठीक नहीं हो पाती हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम एज ऑफ कंटेस्टेंट? तो सभी को मालूम है कि अगर लोकसभा के लिए चुनाव लड़ना है तो एज कितनी होनी चाहिए? लोकसभा के चुनाव के लिए आपकी एज होनी चाहिए 25, यानी कि जो भी व्यक्ति 25 रीच कर चुके हैं, आप कैपेबल हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। और राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए कितनी एज होनी चाहिए? ये एज होनी चाहिए आपकी 30, यानी कि 30। इसलिए बोला जाता है कि राज्यसभा ज़्यादा समझदार पढ़ी लिखी है। क्यों? लोकसभा से। क्योंकि अगर आप एज वाइज देखिए तो एक्सपीरियंस्ड, यहाँ से ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग आपको राज्यसभा में दिखाई देंगे। साथ के साथ में अगर आप पढ़े लिखे लोगों की बात करेंगे तो यहाँ पर जो राज्यसभा में नॉमिनेशन के थ्रू लोग आते हैं, और नॉमिनेशन के थ्रू 5 सेक्टर्स होते हैं, जैसे कि कला होता है, अपना साहित्य होता है, विज्ञान होता है, समाज कार्य होता है, इस तरीके के क्षेत्रों से लोग चुन करके आते हैं। ठीक है, तो नॉमिनेशन के थ्रू आते हैं, मतलब उनमें कुछ कैपेबिलिटीज़ होती हैं, उसके बेस पर भी यहाँ पर कई सारे लोग आते हैं। तो क्या होता है, राज्यसभा को ज़्यादा पढ़ा लिखा सदन माना जाता है, इसलिए उसको उच्च सदन बोला जाता है, और लोकसभा जो होती है वो निम्न सदन बोली जाती है या आम सदन बोली जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों से भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। दूसरी बात ये है कि कैंडिडेट के डिस्क्वालीफाई होने का क्या
रीज़न है। मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति है जो सीट ए से लड़ रहा था और वही व्यक्ति सीट बी से भी लड़ रहा था, तो चुनाव अगर दोनों जगह से जीत गया तो भी उसको क्या करना पड़ेगा, एक सीट छोड़नी ही पड़ेगी। अगर वो व्यक्ति बोले कि नहीं मैं दोनों जगह से सीट होल्ड करके रखूंगा, तो क्या होगा, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। मतलब ना माया मिलेगी ना राम मिलेंगे, यानी कि दोनों सीट से हाथ धोना पड़ जाएगा उस व्यक्ति को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखिएगा कि अगर किसी व्यक्ति ने दोनों सीट को होल्ड करने का सोचा तो वहाँ पर वो क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। साथ के साथ में एक दो चीज़ें और मैं बताते चलूँ, पॉलिटिक्स से रिलेटेड ही है, जिस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है, सपोज़ मैं और आप, अगर हमारी एज 25 रीच कर गई है और हम लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम एज अ निर्दलीय क्या करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, लेकिन 6 महीने के भीतर हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हम जीत करके भी आ गए तो हमको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को वहाँ पर रिकॉग्नाइज करवाना पड़ेगा। कहाँ पर, सदन में। ठीक है, साथ के साथ में बहुत सारे और भी प्रोविजंस होते हैं। जब भी कभी हम पॉलिटी का स्पेशल सीरीज़ लेंगे और पीवाईक्यू वगैरह हम करवा रहे हैं, तो जब पीवाईक्यू में इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं पूरा एक कंप्लीट सेक्शन ही वहाँ पर आपको पूरा कंप्लीट करवाऊँगी, तब फिर हम वहाँ पर और डिटेल से सारी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो समझ आपको आई होप समझ में आ गई होगी सारी चीज़ें कि क्या पूरा मुद्दा है और क्या क्या चीज़ें हैं। तो सेक्शन 33(7) और सेक्शन 70 को याद में रखिएगा, ये दोनों के बीच में कन्फ्यूज़न हो सकता है। सेक्शन 33 आपको बात करेगा कि आप 2 जगहों से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन सेक्शन 70 आपको बात करेगा कि इन दोनों में से किसी एक जगह से ही आप एज अ नेता जा सकते हैं, एज अ सांसद आप जा सकते हैं। ठीक है, तो दोनों के बीच में एक थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको ध्यान में रखिएगा। अगली न्यूज़, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। आरपीए की धारा 33(7) क्या बोलती है, एक स्थिति यानी कि एक व्यक्ति 2 जगह से चुनाव लड़ सकता है, और जो धारा 70 है वो क्या बात करता है, सीट एक ही, अगर दोनों जगह से भी जीता किसी एक सीट से ही उसको एज अ पार्लियामेंट में सांसद जाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें चुनाव आयोग ने क्या किया था, इस धारा में संशोधन करने की कोशिश की थी, करवाने की कोशिश की थी, बट ये हो नहीं पाया था। 2004, 2010, 2016 और 2018 में इस तरीके के संशोधन के लिए ट्राई किया गया था, बट अभी भी चीज़ें कुछ हो नहीं पाई हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कहीं कहीं जो नेता हैं वो जानते हैं कि इस तरीके से अगर वो कुछ प्रोविज़न कर देंगे तो ये उनके लिए ही हानिकारक हो जाएगा। अभी जो जगह से चुनाव लड़ने का, काश ऐसा होता कि आपको भी एक बार में मान लीजिए कि एक ही अटैम्प्ट में आपको 2 बार उसी एग्ज़ाम में बैठने को मौका मिलता। तो इस तरीके की चीज़ें हमारे आपके साथ में नहीं होती हैं, बट जो नेता होते हैं वो अपने लिए लूप होल कहीं ना कहीं से निकाल ही लेते हैं। ठीक है, अगली न्यूज़ क्या है, अगली न्यूज़ आपकी जो है वनडे एग्ज़ाम से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, पीसीएस वगैरह में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी बात क्या की गई है, ऑथर रस्किन बॉन्ड अवॉर्डेड साहित्य अकेडमी फेलोशिप, तो एक तरीके का इनको पुरस्कार मिला है। किसने दिया है, जो कि लिटरेचर के लिए ऑर्गेनाइजेशन है साहित्य अकादमी, उन्होंने ये फेलोशिप इनको दी है। अब रस्किन बॉन्ड क्या है, एक बहुत ही चर्चित नाम है, आज से नहीं बहुत पुराने समय से, और नाम सुन के कई लोगों को ऐसा लगेगा कि ये फॉरेनर होंगे, बट नहीं, ये इंडिया के हैं, हिमाचल से ये आते हैं। इनका जन्म कब हुआ है, मई 1934 में। कहाँ पर, कसौली जो डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का, वहाँ पर से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो नाम भले रस्किन बॉन्ड हो, लेकिन ये इंडियन है, हिमाचल से इनका संबंध है, और इनकी बहुत फेमस रचनाएं हैं। कुछ रचनाओं के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि इसमें बात की गई है वंस अपॉन अ मॉनसून टाइम, उसके बाद में है एंग्री रिवर्स, फिर है स्ट्रेंजर्स इन नाइट, ऑल रोड्स लीड्स टू गंगा, टेल्स ऑफ फॉस्टर गेन और लियोपार्ड ऑन द माउंटेन एंड टू मच ट्रबल। तो ये सारी कुछ रस्किन बॉन्ड की इम्पॉर्टेंट जो रचनाएं हैं जिसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। अब आपको काम क्या करना है, आपको जा करके रस्किन बॉन्ड की फेमस रचनाओं की एक लिस्टिंग कर लेनी है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आप देखेंगे तो रस्किन बॉन्ड की रचनाओं के बारे में आया हुआ है, और बुक्स और ऑथर से एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है। तो रस्किन बॉन्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी इनको अवार्ड भी दिया गया है, तो इस वजह से फेलोशिप दी गई है, इस वजह से ये चर्चा में आ गए हैं। ठीक है, इनकी कुछ और रचनाएँ कहाँ क्या है, तो ये ब्रिटिश मूल के भारतीय लेखक हैं, और इनके उपन्यास अवर ट्रीज स्टिल गो इन देहरा के लिए इन्हें 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि किस पुस्तक के लिए या किस उनकी रचना के लिए ये अवार्ड मिला था, साहित्य अकादमी अवार्ड, तो इनको मिला था अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, जो कि 1992 में लिखी गई थी, उसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इसके बाद और भी इनकी रचनाएं क्या हैं, कुछ तो मैंने बताई जो कि आपके न्यूज़ आर्टिकल में मेंशन है, कुछ है द ब्लू अम्ब्रेला, द रूम ऑन द रूफ, रोड्स टू मसूरी और चेरी ट्री,
इनकी कुछ प्रसिद्ध कृतियाँ हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, इनकी सभी रचनाओं के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। इनकी एक नॉन फिक्शन भी आई हुई है जिसका नाम क्या है, खुशी की राहें, ठीक है, तो द रोड ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है। तो ये भी रस्किन बॉन्ड की ही रचना है। तो आपको मैंने बताया आपको क्या करना है, लिस्टिंग कर लेनी है, एक आपको पेज लेना है, एक तरफ में आपको ऑथर में रस्किन बॉन्ड, साथ के साथ में कुछ और फेमस जैसे अरुंधति रॉय की भी रचनाओं के बारे में बहुत पूछा जाता है, जो सलमान रुश्दी हैं उनके बारे में भी, उनकी भी रचनाओं के बारे में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो जो 4-5 व्यक्ति हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही न्यूज़ में रहते हैं और जिनकी रचनाओं के बारे में पूछा जाता है, उनके कुछ फेमस राइटिंग्स की आपको लिस्टिंग तैयार कर लेनी चाहिए और आपको पढ़ाई करनी चाहिए। और जो मंथली मैगजीन्स वगैरह होती हैं, जो कंपाइलेशन आती हैं, उनमें भी पीछे दिया होता है, तो आप उससे भी अपना लिस्ट तैयार करके रख सकते हैं, सो दैट क्या होगा, आपको कम टाइम में एक जो चीज़ है, अच्छी चीज़ है, वो आपके पास में होगी, ठीक है। अब चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ क्या है, ये जो न्यूज़ है वो आपके जीएस पेपर 3 में इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स वाला जो टॉपिक होता है वहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रोड जो है एक तो संपर्क बनाने का काम करता है और ये संपर्क मैन टू मैन नहीं होता है, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें जिम्मेदार होती हैं, साथ के साथ में इसके फ़ायदे भी बहुत सारे होते हैं। जब एक रोड बनता है तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं, वो रोड की वजह से वो एरिया डेवलप्ड हो जाता है। अगर वो पहले गाँव में आता था, धीरे धीरे वो अर्बनाइजेशन की तरफ आगे बढ़ता है। साथ के साथ में जब आप बात करेंगे कनेक्टिविटी रिगार्डिंग अगर ट्रांसपोर्टेशन के मामले में, व्यापार के मामले में, तो वहाँ पर उस क्षेत्र में अगर रोड है, अच्छी रोड है, तो वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन और व्यापार भी बढ़ जाता है, ठीक है, चांसेस बढ़ जाते हैं। तो क्या होता है, जो भी नेशनल हाईवे बनते हैं या फिर रोड्स बनते हैं, इनका बहुत ज़्यादा महत्व होता है हमारे लिए। तो अभी बात क्या की गई है, नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन स्लो एज फंड गो स्कैरीज। तो अभी बात की गई है कि हमने देखा कि 23 में अगर 34 किलोमीटर पर डे क्या हो रही थी, रोड बन रही थी। अभी ऐसा हो रहा था कि 34 किलोमीटर एक दिन में रोड हमारे यहाँ पर बन रही थी, ठीक है, पर डे। लेकिन अब बोला गया है, ऐसी रिपोर्ट आई है जिसमें बोला गया है कि ये थोड़ा सा कम होकर क्या हो जाएगा, 31 किलोमीटर पर डे हो जाएगा और ये लगभग 2025 तक ये चलेगा और भी इसमें कमी आने की संभावनाएं हैं। कारण क्या क्या बताए गए हैं, कारण बताए गए हैं, फैक्टर्स बताए गए हैं। एक तो मिड लेवल डेवलपर्स, ठीक है। अब क्या होता है कि कई बारी जो रोड बनाने का काम है वो गवर्नमेंट तो करती नहीं है, वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट देती है। अलग अलग जो बिल्डर्स होते हैं बड़े बड़े, उनको बिडिंग के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है ये सारे कामों का। लेकिन क्या होता है कि थ्रू अब टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व नहीं है या फिर क्या है, कई बारी पेपर वर्क में टाइम लग जाता है, इस वजह से चीज़ें डिले होती चली जाती हैं। तो इस डिले की वजह से भी क्या होगा कि कंस्ट्रक्शन में कमी आएगी। साथ के साथ में फंडिंग का भी मामला होता है, कई बारी कई ऐसी कंपनियां होंगी जो थोड़ा ज़्यादा चार्ज करेंगी, गवर्नमेंट सोचेगी कि थोड़ा कम में मामला समझ जाए, तो कई बारी पैसे से रिलेटेड भी मुद्दा आ जाता है जिसकी वजह से मामले रुक जाते हैं, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि बहुत सारे की फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से क्या होने वाला है, ये जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी अभी कम हो जाएंगी रोड का डेवलपमेंट। अब जो चीज़ें अगर मान लीजिए पहले से ही मालूम है कि इस तरीके की कोई चीज़ होने वाली है तो गवर्नमेंट उसके ऊपर मेज़र लेगी, ये तो अच्छी बात है। अब इस जो पूरे आर्टिकल में 2-3 मॉडल के बारे में बोला गया है कि हमारे यहाँ अभी फ़िलहाल कौन कौन से ऐसे मॉडल्स हैं जिसके थ्रू काम किया जाता है, जैसे कि HAM मॉडल है, हाइब्रिड जो एन्यूटी मॉडल, ठीक है। साथ के साथ में एक है BOT यानी कि बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। साथ के साथ में PPP मॉडल सबको मालूम है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक। तो ये कुछ 2-3 मॉडल्स के बारे में इसमें बात की गई है और हमारे इंडिया में जो रोड कंस्ट्रक्शन होता है ये इन्हीं 2-3 मॉडल्स के हिसाब से ही होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, न्यूज़ तो हमने देख ली, एक आंकड़ा आपको मिल गया कि क्या चीज़ें हैं, क्या संभावनाएं और क्या समस्याएं हैं। अब हम देख लेते हैं कि इन सारे मॉडल्स में क्या डिफरेंस है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन बन जाता है BOT मॉडल क्या है, ये पूछ लिया जाता है स्टेटमेंट में, या फिर HAM मॉडल क्या है, या फिर PPP मॉडल क्या होता है, इसके बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या होते हैं ये तीनों मॉडल्स। तो सबसे पहले HAM मॉडल के बारे में देखते हैं, क्या है ये। HAM मॉडल को बोलते हैं हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल, ठीक है, यानी कि राजमार्ग प्राधिकरण मॉडल इसको कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, बेसिकली जो मेन अथॉरिटी रहती है वो गवर्नमेंट के पास में ही रहती है, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, कोई निजी जो डेवलपर है जो कि रोड वगैरह का काम करता है, कंस्ट्रक्शन का काम करता है, उनको एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत में चीज़ें दे दी जाती हैं कि आपको रोड बनाना है, ठीक है। रोड बनाने के साथ साथ ये भी चीज़ें होती हैं कि वही निजी कंपनी क्या करती है, टोल वगैरह को क्या करती
करती है, वसूल करती है, लेकिन सरकार के साथ पहले से ही उनका टाई अप हुआ होता है कि इतने % हम आपको दे देंगे और इतने % हम अपने पास रख लेंगे, ठीक है। तो हाइब्रिड एन्युटी मॉडल यही होता है कि गवर्नमेंट के पास ही सारी अथॉरिटी है, क्या होगा, सरकार या सरकारी एजेंसी बुनियादी ढांचों का स्वामित्व बरकरार रखती है और केवल सड़कों की डिज़ाइन, वित्त, निर्माण और संचालन, रखरखाव के लिए क्या किया जाता है, निजी जो संस्थाएं होती हैं उनको एक तरीके से अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर में रखा जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। उसके बाद होता है पीपीपी मॉडल। पीपीपी मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल इसको हिंदी में बोला जाता है। यहाँ पर पब्लिक जो होती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब क्या है कि एक जनता के बिहाफ पे कौन, गवर्नमेंट यानी कि, ठीक है। साथ के साथ में दूसरा आपका रहेगा कौन, प्राइवेट एंटिटी यानी कि कोई कंपनी, और इनके बीच में एक पार्टनरशिप होती है। ये भी एक तरीके से HAM के तहत जैसा ही होता है, लेकिन ये जो होता है हर मॉडल की कुछ अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे कि HAM में होगा कि मान लो 50% जो है, 60% जो है गवर्नमेंट के पास रहे, 40% जो है वो निजी कंपनी वसूल करे। वैसे PPP में होता है, मतलब अलग अलग मॉडल्स में क्या होता है, पहले से ही अलग अलग क्राइटेरिया सेट होता है कि यहाँ पर जो राजस्व होगा, जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा, उसमें कितना क्या % का डिवीज़न रहेगा गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी के बीच में, ठीक है। तो पीपीपी मॉडल क्या होते हैं, ये भी बुनियादी ढांचे, सामुदायिक सुविधाओं या फिर सेवाओं को प्रदान करने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच में सहयोग करते हैं। सार्वजनिक यानी कि गवर्नमेंट हो गई, प्रशासन हो गया, साथ के साथ निजी क्षेत्र यानी कि कोई प्राइवेट कंपनी हो गई। इनके बीच में क्या रहता है, एक तरीके से एक टारगेट बना दिया जाता है, ठीक है। टारगेट बना करके उनको दे दिया जाता है कि आपको एक रोड बनानी है, इतने समय में बनानी है, आपको उसमें इतनी फंडिंग गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, इतनी फंडिंग आपको लगानी है, और उसके बाद इतना % का टोल आप इस तरीके से वसूल करेंगे, उसमें इतना जो है शेयर आपको गवर्नमेंट को देना है और इतना आपको अपने पास रखना है। इस तरीके से क्या होता है, पहले ही साझेदारी हो जाती है, ठीक है। और ये पीपीपी मॉडल केवल सड़क बनाने में ही काम नहीं आता, ये पीपीपी मॉडल बहुत सारी चीज़ों में, एजुकेशन की बात करेंगे, हेल्थ की बात करेंगे, हर एक डिफरेंट सेक्टर्स में क्या होता है, पीपीपी मॉडल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो पीपीपी मॉडल जो है वो बहुत ही कॉमन है और इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एक तरीके का मॉडल है, ठीक है। तीसरी चीज़ कहाँ पर आती है, BOT यानी कि बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र मॉडल, यानी कि नाम में ही दिख रहा है आपको, बिल्ड करना है, ऑपरेट करना है, फिर ट्रांसफ़र कर देना है। बिल्ड यानी कि पहले कंपनी को बोला जाएगा कि आप रोड बनाइए, उसके बाद ऑपरेट करने का यानी कि उसकी रखरखाव, साथ के साथ में वहाँ पर टोल कलेक्ट करने का भी जिम्मेदारी किसकी, उस कंपनी की। और ट्रांसफ़र यानी कि ये क्या होगा, ट्रांसफ़र वापस से गवर्नमेंट को। मान लीजिए कि कोई कंपनी है, इसमें बेसिकली ये होता है कि कुछ साल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है। मान लीजिए कि मान लो एक कंपनी है, उसको बोल दिया गया कि आपको जो है नेशनल हाईवे 1 या 2 जो भी बनाना है, और उसको आपको अगले 10 साल तक आपके अंडर में वो रहेगा, ठीक है। इसकी इतनी कॉस्ट रहेगी और ये अगले 10 साल में इस कॉस्ट से जितना आप टोल के माध्यम से वसूल कर पाएँ ये आपके ऊपर है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, अगले 10 साल के बाद आपको हमें वापस से वो रोड जो है वो ट्रांसफ़र कर देनी है, यानी कि 10 साल के बाद गवर्नमेंट वहाँ पर क्या करेगी, टोल वसूल करेगी। समझ में आ गया, नाम से स्पष्ट है, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र, यानी कि जो निजी कंपनी होगी वो कंस्ट्रक्शन का काम करेगी, बिल्ड करेगी, वो रोड बनाएगी, उसके बाद ऑपरेट करेगी, मतलब ऑपरेट करने का मतलब है उसका रखरखाव, मेंटेनेंस भी करेगी, साथ के साथ टोल टैक्स भी वो कंपनी वसूलेगी, और कुछ सालों के बाद जब उनका जो लागत है वो सारी चीज़ें वसूल हो जाएंगी तो वो ट्रांसफ़र कर देगी किसको, गवर्नमेंट को, और उसके बाद से गवर्नमेंट उस रोड का संचालन करेगी। समझ में आ गया आपको। तो ये 2-3 मॉडल होते हैं जिसके ऊपर में काम किया जाता है, और हमारे यहाँ पे स्पेशली रोड जो बनता है, रोड कंस्ट्रक्शन, उसमें ये सारे मॉडल काम करते हैं। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, कई बारी डिफरेंस पूछ लिया जाता है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे डिस्कस किया। अगली न्यूज़ क्या है, नेपाल्स कामी रीता शेरपा क्लीम एवरेस्ट फॉर रिकॉर्ड 29th टाइम। तो हमने बात की कि कल यानी कि संडे को इन्होंने क्या किया है, जो सबसे ऊंची चोटी है विश्व की, कौन, एवरेस्ट, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट को फतह किया है किसने, कीमा रीता शेरपा ने, ठीक है, कामी रीता शेरपा। तो ये जो कामी रीता शेरपा जी हैं वो कहाँ के हैं, ये है नेपाल के, और इन्होंने कितनी बार, 1 नहीं 2 नहीं 29th टाइम्स, यानी कि अब इस व्यक्ति के लिए एवरेस्ट चढ़ना मतलब घर जैसा हो गया है। जैसे होता है ना कि बच्चे गर्मियों की छुट्टी मनाने के लिए मामा के यहाँ जाते हैं, तो ये क्या है, अब ऐसा लगता है कि ये छुट्टियाँ मनाने के लिए एवरेस्ट पे जाते होंगे। मतलब 29th टाइम में इन्होंने 29th बार इन्होंने क्या किया, एवरेस्ट का फतह कर लिया है। नाम क्या है, कामी रीता शेरपा, कहाँ से आते हैं, नेपाल से। तो वनडे एग्जाम्स में आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। एवरेस्ट की ऊंचाई तो पता ही होगा, 8849, ठीक है।
कई बार पूछ लिया जाता है, जो बहुत ही रेलवे वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर इस तरीके के फैक्चुअल डाटा पूछे जाते हैं। तो जो एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, ये है 8,849 मीटर। ठीक है, इतनी ऊंचाई की जो चीज़ है एवरेस्ट है, उसको इन्होंने 29 टाइम फतह किया है, इसलिए जानना इनका नाम ज़रूरी है। अगली न्यूज़ क्या है, अगली न्यूज़ भी वनडे एग्जाम से रिलेटेड ही है। फर्स्ट ह्यूमन हु रिसीव ट्रांसप्लांट पिग किडनी डाइस। तो अभी ये व्यक्ति, इनका नाम इम्पॉर्टेंट हो गया है। नाम क्या है, पहली बात तो इनका नाम है रिक स्लेमन। तो रिक स्लेमन जी जो हैं, उनको पिछले साल क्या किया गया था, किडनी से रिलेटेड इनको कोई प्रॉब्लम थी, उसके लिए इनको पिग जो है, सूअर है, उसकी किडनी लगाई गई थी। और इस तरीके का काम होने वाले ये पहले व्यक्ति थे। मतलब इतिहास में इनका नाम क्या हो गया है, जुड़ गया है कि सबसे पहले किसी व्यक्ति के शरीर में इस तरीके का एक्सपेरिमेंट किया गया। लेकिन फ़िलहाल इस साल 62 की एज में इनका क्या हो गया है, डेथ हो गया है। ठीक है, तो रिक स्लेमन का नाम याद रखिएगा। कहाँ से ये आते हैं, तो ये आते हैं बोस्टन से। ठीक है, और जो मैसाचुसेट्स जो हॉस्पिटल है, उसने ये सारी सर्जरी की थी। और जो मतलब ये कहा जाता है कि एक तरीके से ये जो पिग था वो नॉर्मल नहीं था, इसको मॉडिफाई करके बनाया गया था। उसके जीनोम्स में जेनेटिकली मॉडिफाइड किया हुआ वो पिग था, जिसके जीनोम्स में क्या किए थे, कुछ मॉडिफिकेशन किए गए थे, सो दैट ह्यूमन बॉडी में वो क्या कर सके, सर्वाइव कर सके। और इस मॉडिफिकेशन के बाद ही उस पिग के जो ऑर्गन थे उसको ह्यूमन बॉडी में ट्रांसप्लांट किया गया था। तो ऐसा नहीं है कि मतलब किसी भी जानवर का डायरेक्ट उठाया, किडनी दिया और इंसानों में ट्रांसप्लांट कर दिया, ऐसा नहीं होता है। पहले उसके ऊपर में काम किया जाता है, रिसर्च की जाती है, ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा, उसके बाद में कोई काम होता है। तो जो पिग था वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड था, कुछ चेंजेस किए गए थे उसमें, फिर उसके किडनी ट्रांसप्लांट की गई थी, लेकिन ज़्यादा टाइम तक चले नहीं ये, और रिक स्लेमन की क्या हो गई है, डेथ हो गई है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। अब चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है पंजाबी पोएट सुरजीत पातर पासिस अवे एट 79 इन लुधियाना। तो ये सुरजीत पातर जी हैं, इनका डेथ हो गया है। ये कौन थे, पंजाबी ऑथर थे। ठीक है, 79 की एज में डेथ। पढ़ क्यों रहे हैं हम इनको, क्योंकि ये नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। एक जो पद्मश्री अवार्ड होता है, जब मैंने 2-3 दिन पहले जब हमने 4 जो टॉप मोस्ट हमारे इंडिया के अवार्ड है उसके बारे में देखा था, तो हमने देखा था कि इस साल जो है 132 लोगों को क्या किया गया है, पद्म अवार्ड दिया गया है। तो इसी तरीके का एक पद्मश्री जो है, जो सबसे निचला है, 4th नंबर पे जो आता है अवार्ड, वो जो है इनको मिला हुआ है। तो इस वजह से ये व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, इनका नाम क्या है, सुरजीत पातर। कहाँ से बिलोंग करते हैं, पंजाब से। और ये क्या है, एक जो ऑथर हैं, पंजाबी ऑथर हैं, राइटर हैं, पोएट हैं, इनके बारे में ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एक फिलोसोफर भी हैं, तो ध्यान रखिएगा इनको। अगली न्यूज़ क्या है, अगली न्यूज़ है, ये भी जो है आपके बॉर्डर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो जीएस पेपर 3 में जब आपका बात आएगा सिक्योरिटी से रिलेटेड, इंटरनल सिक्योरिटी, साथ के साथ में सीमा सुरक्षा की बात आएगी, तो वहाँ पर आपको यहाँ से चीज़ें मेंशन करने के लिए मिलेगा। क्या बात की जा रही है कि अभी जो चाइना के बॉर्डर्स हैं, हमारे इंडिया से जो भी बॉर्डर्स लगते हैं अलग अलग स्टेट में, जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, तो आप चले जाइए, अगर आप मैप के थ्रू समझेंगे इस चीज़ को, तो क्या होगा, जो हमारा सबसे ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है, यानी कि जो अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट है, वो भी चाइना के साथ में सीमा साझा करता है। उसके साथ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, पहले तो मैं मैप बना देती हूँ। ये बहुत ही रफ़ मैप होगा, तो कोई जज ना करे कि मैम ने कैसा रफ़ मैप बना दिया। ठीक, ये ओवरव्यू एक तरीके से समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश है वो सीमा लगाता है किसके साथ, चाइना के साथ में यहाँ सीमा लगती है। साथ के साथ में अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपको दिखेगा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश वाला एरिया है, वो भी यहाँ से आपको मानसरोवर यात्रा, कैलाश मानसरोवर यात्रा करने जाने के लिए हिमाचल प्रदेश से ही रोड मिलता है। उत्तराखंड के साथ भी सीमा लगती है चाइना की, तिब्बत वाला जो क्षेत्र है, तो यहाँ पर हमेशा सिक्योरिटी का थ्रेट रहता है। ठीक है, और इसको ध्यान में रखते हुए क्या किया गया है, अभी गवर्नमेंट के द्वारा लगभग रोड बनाने के लिए सैंक्शन पास किए गए हैं। और ये बात की गई है कि हर किलोमीटर, यानी कि इन सारे एरियाज़ में 1 किलोमीटर रोड बनाने के लिए लगभग 2 करोड़ रुपए स्पेंड करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। क्यों, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, वहाँ पर रोड इतनी स्मूथ नहीं है, तो पहले उसकी कटिंग करना, बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगेंगे उसमें। साथ के साथ में ये पहाड़ी एरिया क्या होते हैं, बहुत ही जो है होता है अर्थक्वेक प्रोन होते हैं, मतलब बार बार यहाँ पर भूकंप वगैरह आते होते हैं। तो यहाँ पर ऐसे लॉजिस्टिक्स बनाने की ज़रूरत होती है जिनके ऊपर में भूकंप
भूकंप, अर्थक्वेक और ये सारी चीज़ों का क्या हो, इम्पैक्ट कम से कम हो। तो लॉजिस्टिक्स जो मेक किया जाता है तो उसके ऊपर में फाउंडेशन उसके तैयार करने के लिए इन क्षेत्रों में जो पहाड़ी एरियाज़ होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या चैलेंज क्रिएट होता है, इसलिए वहाँ पर खर्च भी ज़्यादा होता है। लेकिन इस सब को ध्यान में रखते हुए, साइड करते हुए गवर्नमेंट ने अभी क्या बात की है कि जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है उसके तहत में ये जो स्पेशली 3 स्टेट्स हैं हमारे यहाँ के, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, यहाँ पर क्या किया जाएगा, रोड बनाई जाएगी, ठीक है। और लगभग 113 रोड्स बनाए जाएंगे। इसके लिए होम मिनिस्ट्री ने क्या किया है, सैंक्शन पास किया है। होम मिनिस्ट्री क्यों, क्योंकि सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें होम मिनिस्ट्री देखती है, तो अभी बात की गई है। साथ के साथ में रक्षा मंत्रालय भी इसमें हेल्प करेगी, ऐसा नहीं है। तो अभी जो बात की गई है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की तरफ बात की गई है। और इस जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो हम यहाँ से क्वेश्चन अपना उठा लेंगे और इसको हम एक बार रिवीजन कर लेंगे। पिछले साल अरुणाचल प्रदेश से ही जो अमित शाह जी हैं उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है वो फिर से चर्चा में आ गया है। साथ के साथ में अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे और सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, साथ के साथ में आप बॉर्डर सिक्योरिटी की बात करेंगे तो वहाँ पर भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट की फैक्ट तैयार हो जाता है। जब भी आप अपना आंसर राइटिंग करें और कुछ नया जो है, नया डेवलपमेंट चल रहा होता है, जब उसको आप आंसर में कोट करते हैं तो एक अच्छा इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है पेपर चेक करने के वाले के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या हुआ, यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो गया वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो हम देख लेते हैं कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी। तो सबसे पहले क्वेश्चन कहाँ से बनता है कि 15 फरवरी 2023, यानी कि बहुत ही पुराना नहीं है, ये 2023 में आया है। कई सारे एग्जाम्स में ईयर पूछ लिया गया है, जैसे आयुष्मान भारत योजना है उसके बारे में पूछ लिया गया है, अटल पेंशन योजना उसके बारे में, मैच द फॉलोइंग में आ जाता है कि कौन सा पेंशन या इस पेंशन स्कीम हो गई या कौन सी स्कीम किस सन में, किस ईयर में आई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है उसकी शुरुआत कब हुई है, 15 फरवरी 2023 को हुई है। और जब ये सारी चीज़ें निकल के आई हैं तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा अरुणाचल प्रदेश को होने वाला है। इस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत अरुणाचल प्रदेश के 68% जो गांव होंगे वहाँ पर जो है डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा वगैरह सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा। तो सबसे ज़्यादा इसके लिए क्या है, क्षेत्र जो एक्वायर किया गया है अरुणाचल प्रदेश का है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन बनता है कि ये किस तरीके की योजना है, केंद्र प्रायोजित है या केंद्रीय क्षेत्रक, यानी कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है या फिर सेंट्रल सेक्टर है। डिफरेंस क्या होता है उसमें, जो चीज़ें केंद्र प्रायोजित होती हैं, प्रायोजित यानी कि स्पॉन्सर्ड यानी कि काम कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा होता है लेकिन पैसे कोई दूसरा व्यक्ति दे रहा होता है, इस तरीके से समझ लीजिए। तो स्पॉन्सर्ड कहने का मतलब है कि केंद्र और राज्य जो है दोनों मिल करके इसमें काम करेंगे। तो जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है ये भी एक तरीके का जो है वो केंद्रीय प्रायोजक यानी कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इसमें केंद्र और राज्य दोनों मिल करके काम करेंगे। जनरली ऐसा होता है कि जो नॉर्मल स्टेट्स होते हैं वहाँ पे 60 और 40 का वेटेज चलता है, यानी कि 60% जो फंड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 40% फंड जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देती है। लेकिन अगर बात आती है नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ की या फिर पहाड़ी एरियाज़ की तो ये जो रेशियो है वो चला जाता है आपका 90 और 10 का, ठीक है। यानी कि 90% जो फंडिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और 10% फंडिंग वो पहाड़ी एरिया या फिर वो पहाड़ी स्टेट करता है, ठीक है। तो ये रेशियो भी याद रखिएगा जब बात आती है केंद्र प्रायोजित योजनाओं की, ठीक है। यहाँ पर समझ में आ गया। और केंद्रीय क्षेत्रक कहने का क्या मतलब होता है, जब सेंट्रल सेक्टर का कोई स्कीम होती है तो पूरा का पूरा फंडिंग जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें भी समझना जरूरी है। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत 2023 में ये आया था और ये एक तरीके की केंद्र प्रायोजित योजना है, ठीक है। और बात क्या की जाती है इसमें, बुनियादी ढांचा जो है उसको डेवलप करने की इसमें बात रहती है। बुनियादी ढांचे में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, रोड भी आता है, रेलवे भी आता है, आपका शिक्षा, हेल्थ, हॉस्पिटल, सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो ये सारी स्कीम्स के तहत क्या किया जाएगा, जो भी हमारे पहाड़ी एरिया हैं और जो बहुत दूर दराज के एरियाज़ हैं जहाँ पर कनेक्टिविटी अभी उतनी नहीं पहुँच पाई है, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अभी उतना नहीं हो पाया है, ऐसे एरियाज़ में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत में क्या किया जाएगा, काम किया जाएगा, ठीक है। साथ के साथ एक और भी चीज़ होती है कि वहाँ पर कृषि पर निर्भरता कम की जाए और आजीविका वगैरह बनाया जाए, शिक्षा पहल को बढ़ाया जाए, कौशल विकास किया जाए, सामुदायिक सशक्तिकरण किया जाए लोगों का, ये सारी चीज़ों पर ध्यान रख के सारा काम किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या मुद्दा था। अब चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर बात की गई है फार्मा सेक्टर से रिलेटेड और यहाँ पर क्या बात की गई है, बोला गया है हाउ इज़ इंडिया स्ट्रीमलिंग द फार्मा सेक्टर। जीएस पेपर 3 में
साइंस और हेल्थ वाला जो टॉपिक है वहाँ से आपके लिए यहाँ से टॉपिक मिलेगा और पॉइंट्स मिलेंगे। बात क्या की गई है इसमें, बात की गई है कि अभी जो इंडिया है वो वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो फार्मा सेक्टर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करता है। मतलब हमारे यहाँ पे आप समझ लीजिए कि वर्ल्ड की जो है 80%, नियरली 80% तक दवाओं का एक्सपोर्टेशन इंडिया से होता है। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम रखते हैं, ठीक है। लेकिन मुद्दा निकल के क्या आ रहा है, अभी कई सारे जो हमारी दवाएँ हैं, साथ के साथ हमने मसालों के बारे में चर्चा की थी अभी कुछ दिन पहले कि हमारे यहाँ के कुछ मसाले हैं जिनके ऊपर में अलग अलग कंट्रीज़ ने एलिगेशंस लगाए हैं कि उसमें जो है एक तरीके से विषैले तत्व मिल रहे हैं जिससे कैंसर जैसी चीज़ें भी हो रही हैं। बट अभी यहाँ पर बात की गई है कि पिछले साल हमारे कुछ कफ सिरप हैं जो कई कंट्रीज़ में हमने एक्सपोर्ट किए थे और उन कफ सिरप की वजह से ऑलमोस्ट जो है 60 बच्चों की जान चली गई थी, 64 बच्चों की जान चली गई थी फॉरेन कंट्रीज़ में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जिसकी वजह से इंडिया डिफेम हो रहा है, और अगर इस तरीके से बार बार केसेस निकल के आएंगे तो क्या होगा, हमको बहुत बड़ा लॉस होगा इकोनॉमी में भी, ठीक है। क्योंकि हम इतने बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा रेवेन्यू के लिहाज से देखा जाए तो ये जो एक्सपोर्ट फार्मा सेक्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो CDSCO है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो क्या काम करता है इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि CDSCO जो है वो क्या करता है, दवाओं की पूरी जो उसमें कौन कौन से फार्मूले होते हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाएंगे, ये सारी चीज़ें देखने का काम करता है। साथ के साथ में सही तरीके से दवाएँ बन रही हैं या नहीं, नॉर्म्स को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, और एक्सपोर्ट के मामले में सारे नॉर्म्स को फॉलो किया जा रहा नहीं किया जा रहा, ये सारी चीज़ों को देखने रेगुलेट करने का काम किसका है, CDSCO का है, यानी कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो दवाओं से रिलेटेड जितने भी मुद्दे होते हैं वो CDSCO देखता है। और अभी फिलहाल CDSCO ने ये बोला है कि एक सर्टिफिकेट होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट किसी को मिल जाता है, किसी कंपनी को, तो वो क्या कर सकता है, दवाओं को बना सकता है, साथ के साथ में एक्सपोर्ट वगैरह भी कर सकता है। और अभी तक ऐसा हो रहा था कि पिछले कुछ साल पहले ही इसमें अमेंड करके क्या किया गया था, स्टेट्स को यानी कि राज्यों को भी अथॉरिटी दे दी गई थी कि वो क्या कर सके, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे सके लोगों को, सो दैट कंपनियां क्या कर सके, लाइसेंस वगैरह के थ्रू क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयां बना सके। अब इसमें मुद्दा ये निकल के आया कि राज्यों को अथॉरिटी देने की वजह से कई बार ऐसा होता है कि भ्रष्टाचार, पैसे की लालच में क्या होते हैं, जो प्रशासनिक लेवल पर नीचे के लोग होते हैं वो बहुत ही लालच में आ जाते हैं और बिना रिसर्च किए कि वो कंपनी सही है या नहीं, वो कंपनी सही तरीके से मैन्युफैक्चरिंग कर पाएगी या नहीं, इसको बिना रिसर्च किए हुए लाइसेंसिंग दे देते हैं और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि कंपनियां कई सारी ऐसी होती हैं जो उसके मामले में, उन दवाइयों के मामले में बहुत रिसर्च नहीं रखती, बहुत ज्ञान नहीं रखती, फिर भी वो उन दवाओं को बनाने लग जाती है ना। कई बार ऐसा होता है कि मेडिकल आप कहीं जाएँ और वहाँ पर जो व्यक्ति है वो बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, बस किसी और के लाइसेंस पर मेडिकल खोल के बैठ गया है, आप मांगेंगे दवाई बुखार की, वो दे देगा आपको सर्दी जुकाम की। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए अब CDSCO ने बोला है कि ये जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का राइट अभी तक स्टेट्स के पास था, अब हम इसको ले लेंगे वापस, और इस तरीके से कि आसानी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिल पाएगा किसी को भी। इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट कहाँ पर होगा, इस तरीके की चीज़ें होंगी तो एक स्ट्रॉन्ग जो है नॉर्म्स निकल के, स्टैंडर्ड्स निकल के आएंगे, और इस तरीके से जब रेगुलेशन स्ट्रॉन्ग होता है तो जो दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग है उन सारी चीज़ों पर जितनी भी हमारी कमियां निकल के आ रही हैं उसको हम क्या कर लेंगे, रिजॉल्व कर जाएंगे समय के साथ, ठीक है। और वर्ल्ड वाइड लेवल पे जो अभी बेइज्जती हो रही है हमारी, उससे भी हम थोड़ा बच जाएंगे, ठीक है। इसमें ये बात की गई, साथ के साथ में बताया गया है कि किस तरीके से इंडियन जो फार्मा सेक्टर है वो इम्पैक्ट डालता है वर्ल्ड वाइड। तो यहाँ पर कुछ डाटा बताया गया, बोला गया है कि जो लगभग 200 देश ऐसे हैं जहाँ पर इंडियन दवाओं को क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। और इसमें ज़्यादातर जो टीके हैं जैसे कि DPT, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस, यानी कि जो काली खांसी वगैरह से रिलेटेड जो DTT के टीके होते हैं, DPT टीके, वो इंडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। साथ के साथ जो है BCG का टीका, यानी कि जो ट्यूबरकुलोसिस होता है तो वहाँ पर जो टीका लगता है, बैसिलस कॉलमेटी गुएरिन इसका फुल फॉर्म है। तो ये सारे टीके वगैरह बहुत ज़्यादा इंडिया से क्या होते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंडिया की वर्ल्ड वाइड इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। लगभग 70% अगर आप देखिए WHO की वैक्सीन का, तो लगभग 70% जो वैक्सीन्स है वो इंडिया से ही एक्सपोर्ट होती हैं, ठीक। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक
रोल हम अदा करते हैं अगर आप वर्ल्ड वाइड देखिए फार्मा सेक्टर्स में। अभी जब कोविशील्ड वगैरह जो केस आ रहा है एस्ट्राजेनेका ने बनाया, वहाँ पर सीरम इंस्टीट्यूट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की तरह निकल के आया था। जब कोविड-19 के समय में वैक्सीन से महामारी चल रही थी, तो हमारे यहाँ पर जो सीरम इंस्टीट्यूट है या फिर भारत बायोटेक है, इन लोगों ने बहुत ही मैक्सिमम लेवल पे क्या किया था, वैक्सीन वगैरह का प्रोडक्शन किया था और हमने बहुत सारी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट भी किया था उस टाइम पे भी वैक्सीन। फिर कुछ टाइम के बाद जब केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गए, हमारे यहाँ पर ही शॉर्टेज होने लगी, तब हमने उस एक्सपोर्ट को थोड़ा सा कम कर दिया था, है ना। तो फार्मा सेक्टर में इंडिया का रोल बहुत ज़्यादा है वर्ल्ड वाइड, आप देखेंगे। साथ के साथ में जो मैंने बात की हुई है कि जब भी मैं बात करती हूँ फार्मा सेक्टर की, तो मैं एपीआई के बारे में ज़रूर बात करती हूँ। तो डिपेंडेंसी की जब बात होती है तो कहीं ना कहीं हम चाइना पे भी डिपेंडेंट होते हैं इस मामले में, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए कि दवाओं की जो मैन्युफैक्चरिंग है और उसको एक्सपोर्ट करने के मामले में इंडिया सबसे ऊपर आता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि कमी कहाँ पर निकल के आ रही है। अभी जो है कुछ मामले, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनके ऊपर पेटेंट लगा हुआ है। पेटेंट कहने का मतलब है कि मान लो एस्ट्राजेनेका ने जिस तरीके से वैक्सीन बनाई, तो एस्ट्राजेनेका ने उसके ऊपर पेटेंट लिया हुआ है। अब कोई कंट्री अगर इस तरीके से या कोई कंपनी पेटेंट लेके रखती है, तो उन दवाओं को हम ईजिली अपने यहाँ पर मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। उनसे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद हम मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। तो क्या होता है, उस दवाओं की कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि परमिशन वगैरह लेने में भी जो टाइम लगता है, पैसे खर्च होते हैं। तो इस वजह से जो पेटेंट वाले जो दवाएं होती हैं, उसमें क्या होता है, खर्च थोड़ा ज़्यादा होता है, महंगे थोड़े ज़्यादा होते हैं, साथ के साथ में टाइम वगैरह का भी बहुत इशू होता है। लेकिन अभी बात की जा रही है कि 2047 आते आते, यानी कि कुछ सालों में ऐसा होगा कि बहुत सारी जो दवाएं होंगी जिनके ऊपर पेटेंट खत्म हो जाएगा। पेटेंट कुछ सालों के लिए दिया जाता है, जैसे कि 15 साल 20 साल के लिए दिया जाता है कि कोई कंपनी है जिसने दवाई बनाई है, उसके ऊपर रिसर्च की है, वो पेटेंट ले लेता है कि ये मेरा पेटेंट है। अब अगर कोई वो कंपनी परमिशन दे, तभी जा कर के दवाएँ क्या होती है, कोई और कंपनी या कोई और देश उसको बना सकता है। तो ऐसा बोला जा रहा है आंकड़ों के थ्रू कि अभी संभावनाएँ जो है वो बहुत ज़्यादा है इंडियन फार्मा सेक्टर्स के बारे में देखा जाए तो, क्योंकि 2030 से लेकर के 47 तक ऐसा होने वाला है कि बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जिनके ऊपर पेटेंट ख़त्म हो जाएगा बहुत सारी कंट्रीज़ का। और अगर पेटेंट एक बार ख़त्म हो गया तो क्या होगा, जो इंडिया है वो बड़े लेवल पे दवाओं को क्या कर पाएगा, मैन्युफैक्चर कर पाएगा। और ऐसी दवाओं को क्या बोला जाता है, जेनेरिक दवा। तो आपने कई बार नाम सुना होगा, जेनेरिक दवाएँ बहुत सस्ती होती हैं। होता क्या है ये जेनेरिक मेडिसिन यही होती हैं कि कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनके ऊपर में पहले पेटेंट होता है, और जब उनसे पेटेंट हट जाता है तो बहुत सारी कंट्रीज़ उसका मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कैपेबल हो जाती है, ठीक है। तो वैसी दवाओं को जेनेरिक दवाएं बोलते हैं। और जेनेरिक दवाएं जब पेटेंट हट गया तो उनको बनाना आसान है और कम खर्चीला होता है, इस वजह से जेनेरिक दवाएं सस्ती होती हैं, ठीक है। तो इंडिया के लिए एक और भी चीज़ अच्छी वाली निकल के आने वाली है कुछ सालों में, कि अगर ध्यान दिया जाए इस सेक्टर के ऊपर, हम अपने दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स को थोड़ा सा बढ़ा लें, अच्छा कर लें, तो हम 2030 से लेकर 47 तक और भी ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे इस क्षेत्र में। क्योंकि जेनेरिक दवाओं का अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो विदेशों में हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट भी करेंगे, क्योंकि हमारी दवाइयाँ सस्ती होंगी तो लोग खरीदेंगे भी। साथ के साथ यहाँ पर बात की गई है कि अभी जो व्यापार है हमारा लगभग 251 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है, अगर आप फार्मा सेक्टर के मामले में बात करेंगे। और इसके बारे में बात की गई है कि अगले कुछ सालों में ये लगभग 450 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने की संभावना है। तो मतलब संभावनाएं अपार हैं फार्मा सेक्टर में, लेकिन जो कमियाँ हैं अगर उनको दूर कर लिया जाए तभी जा कर के ये चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। इसीलिए जो CDSCO है वो ध्यान दे रहा है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वगैरह पे, रेगुलेशंस थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करने पे, दवाओं का स्टैंडर्ड्स थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए, सो दैट क्या हो सके भविष्य में जो भी संभावनाएं हैं उनको क्या किया जा सके, ग्रैब किया जा सके अपनी तरफ, ठीक है। तो ये पूरा मुद्दा है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें निकल के आ जाएंगी कि अभी क्या चैलेंजेस है, क्या इश्यूज़ हैं और क्या संभावनाएँ हैं। तो आपके आंसर राइटिंग के लिए बहुत अच्छा यहाँ से क्या हो गया, एक फैक्चुअल डाटा तैयार हो गया। ये पूरी जो चीज़ है हमने डिस्कस कर ली। अब चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। ये जो टॉपिक है ये आपके GS पेपर 2-1 में जो ज्योग्राफी वाला सेक्शन है वहाँ पर से आपको रिलेट करना है। बात क्या की जा रही है, ये एक पिक्चर दिख रही होगी आपको, ये पूरा रेड सा जो दिख रहा है, ये पूरा एरिया पेंगोंग वाला एरिया जो है, जो कि लद्दाख क्षेत्र में आता है। यहाँ पर ये पेंगोंग लेक के आसपास का है, और लद्दाख में हेनले जो ऑब्जर्वेटरी जो एक बना हुआ है, वहाँ से ये पिक्चर ली गई है। ये क्या है, बेसिकली
कई लोगों ने कई कंट्रीज़ में साथ के साथ, मतलब इंडिया से लेकर के ब्रिटेन तक, साथ के साथ में हमारे यहाँ भी कई स्टेट्स में देखा गया था कि फ्राइडे जो नाइट थी वहाँ पर फ्राइडे सैटरडे की नाइट को बहुत तेज़ आंधी तूफान आया था, कुछ समय के लिए आया था। सब लोग सोचने लगे थे कि अरे ये क्या हो गया है। बेसिकली वो क्या था, वो था सोलर स्टॉर्म। ठीक है, सोलर स्टॉर्म था। सोलर स्टॉर्म का मतलब क्या है कि सूर्य से बहुत तेज़ आंधी आई है। मतलब कि बेसिकली ये आंधी क्या होती है, सूर्य से निकलने वाली हवाएं हैं, ये गर्म हवाएं हैं, सोलर फ्लेयर्स हैं जो कि निकलते हैं। और ये निकलती क्यों है, क्योंकि इनके अंदर होता है मैग्नेटिक पावर। जब ये जो चुंबकीय पावर है, चुंबकीय शक्ति बहुत तेज़ हो जाती है तो बहुत तेज़ गति से हवाएं जो होती हैं वो पृथ्वी की तरफ चलने लगती हैं और इन्हीं को सोलर स्टॉर्म बोलते हैं। तो जिन भी लोगों ने उस दिन फ्राइडे सैटरडे की नाइट को बहुत तेज़ आंधी तूफान का अनुभव किया था, वो बेसिकली ये सोलर फ्लेयर ही थे। और ये केवल इंडिया में नहीं आया था, इंडिया से लेकर के ब्रिटेन तक क्या किया गया था, इसके प्रभाव देखे गए थे। तो इस वजह से ये जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा ही निकल के आई। अब बेसिकली सोलर स्टॉर्म में होता क्या है कि जो मान लीजिए सन स्पॉट्स होते हैं या सन फ्लेयर्स होते हैं, जो सौर किरणें होती हैं, उनकी जो इंटेंसिटी होती है वो सोलर जब स्टॉर्म आता है उस समय में उनकी इंटेंसिटी लगभग 16 गुना बढ़ जाती है। ठीक है, तो इतनी तेज़ गति से, एक तो ऐसे ही सूर्य कितना गर्म है और वहाँ से निकलने वाली हवाएं कितनी गर्म होंगी, कितनी तेज़ होगी, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और जब ये सोलर स्टॉर्म्स आते हैं तो वो और 16 गुना बढ़ जाती हैं। इस वजह से पृथ्वी पर इसके जो प्रभाव जो है वो अनुभव किए गए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से जो हमारे लिए क्वेश्चन बन सकता है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि सोलर फ्लेयर होता क्या है, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सोलर फ्लेयर होता है सौर ज्वाला। ठीक है, सौर ज्वाला यानी कि सूर्य पर क्या होता है, जब बहुत एक तेज विस्फोट होता है, बम्बार्टमेंट होती है। सूर्य बेसिकली क्या है, हीलियम के कणों से मिला हुआ है ना, हीलियम पार्टिकल्स से मिलकर के बना है। ठीक, उसके बाद जब ये हीलियम मिलते हैं, मिलकर के हाइड्रोजन वगैरह बन जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पर जब ये पार्टिकल्स होते हैं, इनमें जब बहुत बम्बार्टमेंट होती है, विस्फोट होता है, तो बहुत एनर्जी निकलती है और उसी एनर्जी की वजह से जो चीज़ें जो कहना चाहिए इंटेंसिटी जो निकलती है उसको क्या कहते हैं, सौर ज्वाला का नाम दे दिया जाता है, यानी कि सोलर फ्लेयर बोल दिया जाता है। ठीक, अब बेसिकली ये सोलर फ्लेयर क्या होती है, मुड़ी हुई चुंबकीय क्षेत्रों से आने वाली एक ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, एक तरीके से मैग्नेटिक एनर्जी निकल के आती है, कहाँ से, सन से, सूरज से निकल के आती है। ठीक है, और क्यों निकल के आती है, क्योंकि जब सूर्य होता है उसके अंदर जब बम्बार्टमेंट होती है अणुओं की, इस वजह से ये सोलर फ्लेयर निकल के आते हैं। और कुछ मिनटों में ये क्या होते हैं, लाखों की डिग्री में आते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर नहीं होता इनका, लाख में इनका टेम्परेचर होता है। ठीक है, और कुछ मिनटों के अंदर ही क्या होते हैं, ये तबाही मचा सकते हैं। ठीक, और इनमें क्या होता है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम होते हैं और ये स्पेक्ट्रम में ही जब विस्फोट होता है, इस वजह से ये जो फ्लेयर्स हैं और जो सोलर स्टॉर्म है वो आता है। ठीक है, और ये बहुत सारे मल्टीपल कलर्स के होते हैं, रेड भी होता है इसमें, वॉयलेट भी होता है, बैगनी भी होता है, इस तरीके के बहुत सारे उनमें कलर्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि एक तरीके से वो स्पेक्ट्रम होता है और उन स्पेक्ट्रम में ही क्या होता है, विस्फोट होता है। और स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम एक बना होता है, जब आप उसको प्रिज्म से निकालते हैं तो 7 कलर्स में, स्कैटरिंग बोलते हैं इसको, फिजिक्स का टर्म है, 7 कलर में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है, जब सोलर स्टॉर्म्स आते हैं, डिफरेंट कलर्स के उसके इम्पैक्ट दिखाई देते हैं धरती के ऊपर में। और ये बेसिकली क्या होते हैं, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम होते हैं, जिनके अंदर जो होता है पार्टिकल्स का विस्फोट होता है, बम्बार्टमेंट होती है और ये बहुत ही तीव्र गति से एनर्जी निकल करके आती है। ठीक है, इसमें कुछ कैटेगरी होती है, जैसे कि AB कैटेगरी होती है, A कैटेगरी होती है, B कैटेगरी होती है, उसके बाद में BD कैटेगरी होती है। बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं इसमें, और जो हर कैटेगरी होती है वो पहले कैटेगरी से 10 गुना ज़्यादा तीव्र होती है, ये ध्यान में रखिएगा। मतलब जो भी इनकी 5 श्रेणियां हैं, 5 श्रेणियां कौन कौन सी है, A, B, C, M और X। ठीक है, A, B, C, M और X, ये 5 कैटेगरीज़ हैं इन सोलर स्टॉर्म्स या सोलर फ्लेयर की। और हर कैटेगरी जो होती है पिछले वाली कैटेगरी से 10 गुना ज़्यादा प्रभावी होती है, इस वजह से इनका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा दिखाई देता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके के कभी कभी स्टेटमेंट में 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक, अब अगली न्यूज़ क्या है, अगली न्यूज़ जो है टी सेल के रिगार्डिंग। टी सेल क्या होता है, यहाँ पर पहली बात तो की गई है इस न्यूज़ में कि अभी बच्चों के ऊपर में डायबिटीज़ का जो है वो जांच किया गया। डायबिटीज़ जो बीमारी है उसके लिए बच्चों में भी आजकल के हो रही है। जो बिलो 30 हैं, बिलो 30 के जो भी यंग लोग हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ के केसेस निकल के सामने आ रहे हैं।
तो इसको ध्यान में रखते हुए क्या किया गया है, टी सेल थेरेपी के लिए रिसर्च की गई थी। ठीक है, अभी आगे चर्चा करेंगे कि टी सेल थेरेपी होती क्या है बहुत डिटेल से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टी सेल थेरेपी में क्या हुआ, जब भी डायबिटीज़ के ऊपर रिसर्च की गई कि बच्चों में अगर इस थेरेपी को किया जाए तो क्या इम्पैक्ट आएगा, तो अभी ये निकल के आया कि देखा गया एफिशिएंसी जो फर्स्ट फेज में है टाइप 1 के रिगार्डिंग, डायबिटीज़ में 2 टाइप होते हैं। ठीक है, टाइप 1 और टाइप 2। ठीक है, तो टाइप 1 डायबिटीज़ के रिगार्डिंग क्या बात की गई, टी सेल थेरेपी की बात की गई। और इसमें देखा गया कि इनिशियली अगर देखा जाए एफिशिएंसी की बात है, बच्चों के अंदर इंजेक्ट होने की बात है, तब तो बहुत ही तीव्र गति से ये जो है टी सेल जो है वो इंजेक्ट हो जा रहे हैं। लेकिन अगर इम्पैक्ट देखिए कि इंसुलिन का जो निकलना है वो थोड़ा सा बैलेंस हो जाए, इसके मामले में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस देखी नहीं जा रही है। इसलिए अभी इसके ऊपर और रिसर्च करने की बात की गई है। मतलब बच्चों में अगर डायबिटीज़ को ट्रीट करना है तो टी सेल किस तरीके से भविष्य में काम कर सकता है, इसके रिगार्डिंग जो है रिसर्च को थोड़ा और बढ़ाने की बात की गई है। तो अब यहाँ से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है, टी सेल। टी सेल होता क्या है इसके बारे में। ठीक है, तो जो टी सेल है वो आज का नहीं है, अभी कुछ सालों से, पिछले 4-5 सालों में आप देख लीजिए या फिर उसके पहले से भी आप देखेंगे 2016, 17, 18 के एरा में, तो टी सेल जैसे जो रिसर्च है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। बेसिकली इसमें होता क्या है कि ये जो सेल थेरेपी होती है, सेल मतलब कि एक मानव शरीर जो है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना है, ये सब लोग जानते हैं। ठीक है, जो लाखों में अरबों में हमारे बॉडी में क्या है, सेल्स हैं। और सेल्स में ऐसी पावर होती है कि एक बार नष्ट हो जाए तो वापस से अपने आप को क्या कर लेती हैं, बिल्ड कर लेती हैं। ठीक है, अगर कोई मेजर बीमारी नहीं है, इंसान बिल्कुल ठीक है, तो ऐसा होता है। ठीक, जैसे कि नाखून वगैरह हमारे होते हैं, वो टूटते क्यों हैं या उनको काटने पे दर्द क्यों नहीं होता, क्योंकि ये भी बेसिकली एक सेल होते हैं, इनका एक सेल्फ लाइफ होता है। ठीक है, इनका एक जीवन काल होता है। जैसे जैसे सेल धीरे धीरे मरने लग जाते हैं तो नाखून वगैरह के जो सेल होते हैं बेसिकली डेड फॉर्म में होते हैं, इसीलिए जब आप इनको काटते हैं तो क्या होता है, दर्द नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे ही बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं जो काम करते हैं, और सेल्स में ये पावर होती है आपकी इम्यूनिटी को ठीक करने की, रीबिल्ड करने की। खुद ही वो क्या कर लेते हैं, अपने आप को ट्रीट कर लेते हैं, हील कर लेते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए टी सेल थेरेपी की गई है, उसके ऊपर रिसर्च की गई है। बहुत बड़े बड़ी बीमारियों में ये कामगार भी हुआ है। कैंसर जैसी बीमारियों में भी टी सेल थेरेपी के बारे में रिसर्च किया जा रहा है। ठीक, बेसिकली होता क्या है कि जो सेल्स होती हैं उसमें कुछ जेनेटिकली मॉडिफिकेशन कर दिया जाता है, उनकी कटिंग कर दी जाती है, या फिर होता है कि कई बारी मान लीजिए कैंसरस सेल बॉडी में आ जाते हैं। अगर बहुत ही स्टार्टिंग फेज में ही डायग्नोस कर लिया जाए कैंसर को, तो क्या होता है, बॉडी में जो सेल कैंसर बना रहे हैं उन सेल को काट करके अलग कर दिया जाता है, या फिर उनको ट्रीट कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, सो दैट वो जो है बीमारी या फिर कैंसर है वो वहीं पर रुक जाए। लेकिन ये अर्लियर स्टेज में होता है, बहुत ही तुरंत किसी व्यक्ति को हुआ और कम समय में उसने डायग्नोस करवा लिया तब तो ठीक है। लेकिन अगर केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, 2-3 स्टेजेस पार हो जाते हैं, तब फिर बचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो टी सेल थेरेपी क्या होती है, बेसिकली ये होता है कि बीमारियों और विकारों के इलाज के लिए कोशिकाओं का, इसमें यानी कि सेल्स का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। जो सेल अच्छी होती है उसको रख करके जो सेल खराब होती है उसको हटा दिया जाता है। ठीक है, तो टी सेल थेरेपी सामान्य भाषा में यही है। ठीक, अब इसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके की थेरेपी होती है, जैसे कि स्टेम सेल थेरेपी होती है। ठीक है, स्टेम सेल मतलब क्या होता है, शरीर में विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में अंतर करने की क्षमता होती है। ठीक है, हर जो सेल है हमारा वो कुछ अलग अलग क्षमताएं रखता है, उसमें अलग अलग काम उनके बटे होते हैं। ठीक है, जैसे बॉडी पार्ट्स हैं कि कान है सुनने के लिए, आँख है देखने के लिए, मुंह है बोलने के लिए। ठीक है, उसी तरीके से सेल्स के भी अपने अलग अलग काम होते हैं। ठीक है, तो हर सेल अपने दूसरे से क्या होता है, थोड़ा सा अलग होता है, कुछ नया उसके अंदर होता है। ठीक, और स्टेम सेल में क्या किया जाता है, उनको विभिन्न स्रोतों से प्राप्त करके जो भ्रूण होता है जो उसमें क्या किया जाता है, उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है। साथ के साथ में वयस्कों के अंदर भी, मतलब कुछ टिश्यूज़ होते हैं जो बहुत ही क्या होते हैं, बच्चे होते हैं, मतलब छोटे होते हैं, ग्रो अभी नहीं हुए होते हैं, अभी नए नए उगे होते हैं। कुछ होते हैं जो वयस्क हो चुके होते हैं, बड़े होते हैं। तो इस तरीके से जिस बीमारी में जिस तरीके रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर उन सेल्स को काट करके, एडिट कर करके, या फिर जो भी चीज़ें हो सकती हैं उनको ट्रीट करके बीमारी को क्या कर लिया जाता है, वहीं पर रोक दिया जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे जो है
सेल थेरेपी के अंदर में या फिर टी सेल थेरेपी के अंदर में बहुत सारी इस तरीके की थेरेपीज़ निकल के आती हैं। साथ के साथ इम्यूनोथेरेपी एक होती है। इसमें क्या होता है, ये बेसिकली जो कैंसर कोशिकाएं होती हैं या भी जो भी बॉडी में रोग निकल के आते हैं उनको पहचानने के लिए कि कहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ है, किस वजह से हुआ है, और फिर उसको ट्रीट करने के लिए बॉडी का जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाने के लिए इम्यूनोथेरेपी होती है। और ये भी किसके ऊपर ही बेस होती है, टी सेल थेरेपी के ऊपर ही बेस्ड होती है। ठीक है, बेसिकली आपके शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए काम करती है। ठीक, उसके बाद में जिन थेरेपी होती है। जिन से पता ही है, जिन क्या होता है, बेसिकली जो आप उधर डीएनए होते हैं जो कि साइटोसिन, ये सारी चीज़ें 4 जो बेस होते हैं हमारे उनको मिलकर के बनती है ना, एडिनो, फिर बोलते हैं गुआनिन होता है, साइटोसिन होता है, थाइमिन होता है। ये सारी चीज़ों से 4 जो बेस होते हैं उनसे मिलकर के आपका डीएनए बनता है। और यही डीएनए जब बहुत एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में क्या होता है आपकी बॉडी में होता है तो उसको जिन बोल दिया जाता है ना। हर बॉडी में क्या होता है, जिन लगभग 99% सेम होते हैं, बट 1% डिफरेंस की वजह से हम और आप क्या होते हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं। तो जिन थेरेपी भी होती है। कई बार ऐसा होता है कि किसी अनुवांशिक कोई बीमारी हो जाती है किसी बच्चे को, जो कि पेरेंट्स से आ जाती है बच्चों के अंदर। जैसे डायबिटीज़ जो है एक तरीके से कहना चाहिए कि अनुवांशिक ही बीमारी है। अगर पेरेंट्स में से किसी को रहा हुआ है तो वो बच्चों में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके के जो जिन से रिलेटेड या फिर जीनोम से रिलेटेड जो भी हेरिडेटरी जो बीमारियां होती हैं, अनुवांशिक जो बीमारियां होती हैं, उनको ट्रीट करने के लिए जिन थेरेपी का यूज़ किया जाता है। और इसमें भी क्या किया जाता है, एडिटिंग वगैरह के द्वारा ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तो आजकल के दौर में क्या है, जब बीमारियां अलग अलग तरीके की बढ़ रही हैं और बहुत सारे नए नए चैलेंजेस निकल के आ रहे हैं, वहाँ पर टी सेल थेरेपी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट का काम करती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया हो सारा मुद्दा। आज जो न्यूज़ थी उसको हमने इन डिटेल चर्चा की है। तो ये रहा आज का मुद्दा। अब हमने जो क्वेश्चन करवाए थे हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि कल हमने जो प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन किए थे उसके हम आंसर देख लेते हैं। ठीक है, और मैं पूरा एनालिसिस के थ्रू उसको बताते चलूँगी कि किस तरीके से हमने पढ़ाई की। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनको हमने थ्रू आउट द वीक हमने डिस्कस किया था, बार बार रिपीट हुई थी। कुछ 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने डिस्कस नहीं किए थे, तो उसको भी हम देख लेंगे। ठीक है, ये जो सारे पेपर जो क्वेश्चन हैं वो आपके यूपीएससी एग्ज़ाम में आए हुए प्रीवियस ईयर पेपर आप उठा करके देखेंगे तो आए हुए हैं। और कुछ जो हैं वो आपके 2018 से लेकर के 20, 22, 21 तक के हैं, मतलब रिसेंट के हैं। 1-2 क्वेश्चन आपको थोड़े पुराने मिलेंगे। ठीक है, तो दोनों ट्रेंड को एनालाइज करके चलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रिसेंट 5-10 साल का देखना होता है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत पीछे जा करके कभी क्वेश्चन किसी फॉर्म में पूछा गया हो, उसको भी क्या कर दिया है यूपीएससी ने, नया ट्रेंड बना दिया है ना। तो इसलिए प्रीवियस ईयर देखना बहुत ही मस्ट होता है। तो देख लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान में नवी अनुसूची परिवर्धित हुई, यानी कि नवी अनुसूची 9th शेड्यूल कब शामिल हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन सा अमेंडमेंट था, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए है फर्स्ट अमेंडमेंट, 8th अमेंडमेंट यानी कि 8वां संशोधन, 9वां संशोधन या फिर 42वां संशोधन। तो जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर मैं बताते चलती हूँ इस 9th शेड्यूल से रिलेटेड सारी चीज़ें जो भी फैक्ट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात की जा रही है 9th शेड्यूल की। 9th शेड्यूल में मैंने बताया है जब भी ज़मीन से रिलेटेड या फिर कोई भी ऐसे मुद्दे होते हैं, अगर कोई मुद्दा 9th शेड्यूल में चला जाता है, इट मीन्स क्या है कि वहाँ पर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो पाएगी। इनिशियल फेज़ में संसद ने दिमाग लगा करके 9th शेड्यूल बनाया था और उसमें ऐसी चीज़ें अभी तो लगभग क्या है, लगभग 286 के अराउंड क्या है ऐसे नियम हैं, ऐसे एक्ट्स वगैरह जो हैं वो 9th शेड्यूल में आते हैं जिसके ऊपर कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता था। ठीक है, और ये आया कब, सबसे पहला संशोधन जो किया गया था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था कब, 1951 में, जब संविधान बना था 1950 लागू हुआ। ठीक है, उसके बाद में ही जब पहला संशोधन किया गया तो सबसे पहला संशोधन 1951 का किया गया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और 9th शेड्यूल जोड़ा गया। किसके समय में, तो 1951 में कौन थे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर, तो जवाहरलाल नेहरू जी। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किसके शासनकाल में ये अमेंडमेंट हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट थी और उस समय में ये जो है अमेंडमेंट किया गया था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 9th शेड्यूल। ठीक है, स्टार्टिंग इनिशियल फेज में ये था कि अगर कोई टॉपिक है जो कि 9th शेड्यूल में जोड़ दिया गया है, इट मीन्स क्या होगा, उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। और ये मामला आया क्यों था, क्योंकि जो संपत्ति का एक अधिकार होता था, पहले वो फंडामेंटल राइट था, संपत्ति का अधिकार जो था वो कहाँ था, 19(1) का क्लॉज F जो है, सब क्लॉज 19 क्लॉज 1 सब
क्लॉज एफ, ठीक है। तो वहाँ पर संपत्ति का अधिकार था, ठीक है, उसको ही क्या कर दिया गया था, मौलिक अधिकार से निकाल करके कानूनी अधिकार बना दिया गया था और आर्टिकल 300A में शामिल कर दिया गया था। मतलब कि पहले जो था ये आर्टिकल 31 के तहत और जो आर्टिकल आपका 19(1)(f) के तहत में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार हुआ करता था। अब मौलिक अधिकार होने का मतलब था कि अगर कोई व्यक्ति आपकी संपत्ति छीन ले तो आप सीधे सीधे कोर्ट जा सकते थे, ठीक है। तो इसको बचने के लिए, इस चीज़ से बचने के लिए क्या किया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करवाया था। और ये अमेंडमेंट क्यों कराया गया था, उसके पीछे भी एक हिस्ट्री है। ये इसलिए बेसिकली करवाया गया था कि उस समय में ऐसा चल रहा था कि हम नया नया आज़ाद हुए थे, 2-3 साल, राजा रजवाड़ों के पास में बहुत सारी ज़मीनें थी, ज़मींदारी सिस्टम वहाँ पे चलता था, तो कोई व्यक्ति अपनी ज़मीन देने के लिए तैयार ही नहीं था। आज भी ऐसा है कि जड़ जोरू ज़मीन, ये जो तीनों चीज़ें हैं, मतलब एक सम्मान की बात मानी जाती है ना, कोई भी व्यक्ति अपनी ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं होता है। तो उस समय में हमारे लिए बहुत ज़रूरी था कि हम अपने यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगाएं, हम वहाँ पर डेवलपमेंट के काम करें, और हमको तब ज़रूरत थी लैंड्स की, यानी कि ज़मीन की। इस वजह से ये अमेंडमेंट किया गया था जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट में, और आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट हुआ करता था उसको आर्टिकल 300A के तहत संपत्ति का अधिकार बना दिया गया था, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड मामला हमने इस पूरे वीक डिस्कस किया, जहाँ पर आर्टिकल 31A, B साथ के साथ में आर्टिकल 39B और C के बीच में जो टसल चल रहा था उसके बारे में हमने बात की थी, ठीक है। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि जो 9th शेड्यूल है वो कब आया था, पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1951 में, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एनजीटी से रिलेटेड। तो एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसके बारे में भी हमने एक न्यूज़ डिस्कस की थी असम गवर्नमेंट से रिलेटेड, जहां पर कोर्ट ने बोला था कि आपने जो शेड्यूल्ड जो एरिया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया है, वहां पर आपने पोलिंग बूथ किस तरीके से बना दिया, ठीक है। तो एनजीटी से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है आपके प्रीवियस ईयर में, क्या है आप देख लेते हैं। स्टेटमेंट वाइज पूछा गया है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है एनजीटी के बारे में, ठीक। पहली बात तो ये, उसके बाद में जो ऑप्शन दिए गए हैं हम उसको भी देखेंगे। तो यहाँ पर बात की गई है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ है, ठीक है। तो मैंने जब ये टॉपिक पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि एनजीटी का फॉर्मेशन किस तरीके से कौन से आर्टिकल के तहत हुआ है, ठीक। वैसे अभी भी मैं यहाँ पर बताऊँगी आपको, पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं कि एनजीटी जो अधिनियम 2010 है वो किस अधिनियम के तहत आया है। तो स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप, जो कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत जीवन जीने के अधिकार के अंदर आता है। तो स्टेटमेंट 1 है, पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक। दूसरा बोला गया है कि जो एनजीटी है वो अनुच्छेद 275A के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन स्तर को बढ़ाने के लिए आया है। तीसरा बोला गया है कि अनुच्छेद 343A जो है वो ग्राम सभाओं की शक्तियों और कार्यों के अनुरूप है, ठीक है। तो ये 3 अलग अलग स्टेटमेंट हैं। बात किसके बारे में की गई है, एनजीटी के बारे में। अगर एनजीटी के बारे में से केवल और केवल पूछा गया है तब यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा, केवल एक सही। क्यों, क्योंकि जो एनजीटी है मतलब कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है वो 2010 में आया था एक्ट के थ्रू, ठीक। 2010 में एक्ट के थ्रू आया था, और किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 21 जो जीवन जीने का अधिकार है उसके तहत पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण जोड़ा गया था, और पर्यावरण की रक्षा के लिए ही जो एनजीटी है वो आया था, ठीक है। तो सीधे सीधे आपका स्टेटमेंट 1 क्या बात कर रहा है कि स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार के अंदर आता है उसके अनुरूप हमने एनजीटी अधिनियम 2010 बनाया, ठीक। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर ऑप्शन बी और सी में जो 2 आर्टिकल दिए गए हैं, कौन कौन से आर्टिकल हैं, आर्टिकल 275(1) और आर्टिकल 243A, तो उसको भी देख लेते हैं। आर्टिकल 275 का क्लॉज 1 क्या कहता है, ये बात करता है आपके ट्राइबल्स जो क्षेत्र हैं, है ना, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को बढ़ाने, साथ के साथ अनुदान। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर आप बात करेंगे केवल और केवल इस स्टेटमेंट की बात होती तो अपने आप में स्टेटमेंट सही था, लेकिन यहाँ हमने केवल एक क्यों चुना, क्योंकि यहाँ पर बात पूछी गई थी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में, इस वजह से हमने केवल ऑप्शन 1 सही चुना, ठीक है। लेकिन
अपने आप में ऑप्शन जो 2 है वो भी इम्पॉर्टेंट है और वो भी सही है। जो ऑप्शन 2 है जो कि आर्टिकल 275(1) के बारे में बात कर रहा है, ये बात करता है जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स क्षेत्र होते हैं वहाँ पर प्रशासन किस तरीके से चलेगा। साथ के साथ में केंद्र होती है जो केंद्र सरकार, वो क्या करती है, ऐसे एरियाज़ में प्रशासन को चलाने के लिए कुछ अनुदान देती है, कुछ ग्रांट देती है। ठीक है, तो आर्टिकल 275 जो है वो अनुसूचित क्षेत्रों में इसके प्रशासन से संबंधित है, तो ये ऑप्शन भी ठीक है। ऐसे देखा जाए तो बाकी क्वेश्चन की जो डिमांड थी उसके हिसाब से केवल ऑप्शन ए सही है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा आर्टिकल मेंशन किया गया है ऑप्शन में कौन सा है, वो है 243A। तो 243A में क्या है, यहाँ पर क्या चीज़ें लिखी गई हैं, यहाँ लिखी गई है कि ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों के अनुरूप है। लेकिन 243A में ग्राम सभा की शक्ति और कार्य के बारे में मेंशन नहीं है। यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जिस भी गांव की आबादी 20 लाख से ऊपर होगी वहाँ पर एक मध्यवर्ती पंचायत या फिर ग्राम सभा होगी। तो ग्राम सभा के लिए बात तो है, लेकिन 20 लाख की आबादी होगी तो मध्यवर्ती यानी कि 3 टायर सिस्टम होगा, लोअर अपर, उसके बीच में एक मिड पंचायत होगी, मध्यवर्ती पंचायत होगी। इसके बारे में आर्टिकल 243A बात करता है। ठीक, तो इस हिसाब से ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि ये ग्राम सभा की शक्ति और कार्यों के अनुरूप है, लेकिन ये कहाँ पर बात करता है, ये बात करता है कि जिस गांव की आबादी 20 लाख से ऊपर है वहाँ पर एक मध्यवर्ती ग्राम पंचायत या फिर सभा होनी चाहिए। ठीक है, ग्राम सभा होनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको सारे ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। तो यहाँ पर भी जमीन से रिलेटेड मामला आया है, तो कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि 9वीं अनुसूची में तो नहीं है ये मामला, लेकिन नहीं, यहाँ पर बात किसके बारे में की जा रही है, जनजातीय भूमि के बारे में। और जब भी ट्राइबल से रिलेटेड कोई भी मामला आता है तो उसके लिए हमने अलग ही शेड्यूल बना रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन सा, 5वां अनुसूची। तो शेड्यूल 5 जो है वो बात करता है ट्राइबल्स को लेकर के, और जब भी उनके ज़मीन से रिलेटेड कोई मुद्दा आता है तो शेड्यूल 5 ही आएगा। ठीक है, तो जनजातीय भूमि का खनन के लिए अगर निजी पक्षकारों को देना है या फिर अगर शून्य घोषित करना है अधिकार को तो 5वीं अनुसूची के तहत काम किया जाएगा। ठीक, तो क्लियर हो गया होगा आपको। अगली चीज़ कहाँ पर आएगी, अगला क्वेश्चन है, ये भी आपकी जो है 9वीं अनुसूची से रिलेटेड है। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा इनमें से सही है। तो पहला बोल रहा है कि संसद किसी भी कानून को 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। दूसरी बात बोल रहा है कि 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है और उसके ऊपर कोई भी निर्णय नहीं किया जा सकता। ठीक, तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है कि भारत की संसद किसी विशेष कानून विशेष को क्या कर सकती है, 9वीं अनुसूची में डाल सकती है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय के द्वारा नहीं किया जा सकता और उसके ऊपर कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता। तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट है वो क्या हो गया, एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया, और कई बारी एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स गलत होते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अगर पूछा जाता, बात की जाती कि 1973 से पहले, तब तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही था, क्योंकि 1973 से पहले ये चीज़ थी कि जुडिशियल रिव्यू नहीं हो पाएगा 9वीं अनुसूची में चीज़ों का। लेकिन 1973 में जब केशवानंद भारती वाला केस आया था तब कोर्ट ने बोला था कि अगर मामला मौलिक अधिकार का हुआ, फंडामेंटल राइट का, और या फिर मामला बेसिक स्ट्रक्चर का हुआ, अगर ये 2 मुद्दों से रिलेटेड कोई भी मामला आया, भले ही वो 9वीं अनुसूची में क्यों ना हो, हम क्या कर देंगे, उसको स्ट्रक डाउन कर देंगे, यानी कि वॉयलेट करार करके ख़त्म कर देंगे, असंवैधानिक कर देंगे। ठीक, तो अब अगर ऐसा बोला जाए कि 9वीं अनुसूची में लिखे हुए किसी भी टॉपिक का आप जुडिशियल रिव्यू नहीं करा सकते, तो ये गलत हो जाएगा। कुछ टॉपिक्स अभी भी ऐसे हैं जिनके ऊपर में जुडिशियल रिव्यू नहीं हो पाएगा जो 9वीं अनुसूची में है, लेकिन अगर बात आएगी मौलिक अधिकारों की या फिर जो बेसिक स्ट्रक्चर है, आधारभूत ढांचा है, उसकी बात आएगी तो कोर्ट जो है वो न्यायिक समीक्षा कर सकता है 9वीं अनुसूची में भी। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। एक्सट्रीम कंडीशन से बचना होता है।
अगला क्वेश्चन क्या है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो UNFCCC के बारे में स्टेटमेंट दिया गया है, पूछा गया है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, इसका गठन कौन से फ्रेमवर्क या कौन से कन्वेंशन के तहत किया गया था। तो ऑप्शन इसके क्या है, स्टॉकहोम 1972, रियो डी जेनेरियो 1992, जोहानिसबर्ग 2002 या फिर संयुक्त राज्य जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, UNFCCC जो है वो जो आया था किसके तहत आया था, रियो डी जेनेरियो में 1992 में एक बैठक हुई थी, किसके ऊपर बात की गई थी, ग्रीन हाउस गैसों के एमिशन के बारे में। तो ये जो रियो डी जेनेरियो में 1992 में क्या हुआ था, अर्थ समिट हुआ था और वहाँ पर ग्रीन हाउस को रोकने के लिए बात की गई थी रियो डी जेनेरियो में, और तब UNFCCC को बनाया गया था। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। साथ के साथ में ये भी पूछा जाता है कि भारत इसमें सिग्नेटरी है या नहीं है, तो भारत उसमें सिग्नेटरी है। यहाँ पर हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं UNFCCC के बारे में। कब अडॉप्ट किया गया, 1992 में, जैसा कि हमने बताया, रियो डी जेनेरियो। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात ये है कि जो फोर्स में कब आया, 1994 से। कुछ ऐसे मामले होते हैं जो कानून बन जाते हैं बट इम्प्लीमेंटेशन बाद में होता है, जैसे कि CAA है, बन गया था 2019 में, लेकिन अभी 2024 में रूल निकल के आया उसके लिए। ठीक है, अब इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ है। तो वैसे ही जो रियो डी जेनेरियो है वो बन गया था 1992 में, लेकिन काम कब से शुरू किया उसने, 1994 में। ठीक है, रियो डी जेनेरियो में UNFCCC की क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो जर्मनी का जो बॉन शहर है वहाँ पर इसका UNFCCC का हेडक्वार्टर है। अब यहाँ पर बात कहाँ पर आती है कि इंडिया इसका सिग्नेटरी है या नहीं, तो 1993 में इंडिया ने भी इसको रेक्टिफाई कर लिया था। ठीक है, तो अब इंडिया भी रेक्टिफाइड कर चुका है UNFCCC को। और यहाँ से क्वेश्चन कई बार बनते हैं, और किसके लिए बना था, तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन के लिए बात की गई थी कि हर कंट्री जो है ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस पे ध्यान दे और उसको कम से कम करने की कोशिश करे। ठीक है, तो ये जो पूरा मुद्दा था UNFCCC से रिलेटेड था, जिसको हमने देखा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है। तो ये क्वेश्चन अब आपको बता देना चाहिए कि क्या स्थिति है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि पहले जो संपत्ति का अधिकार था फंडामेंटल राइट हुआ करता था, यानी कि मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन अब क्या है, ये विधिक अधिकार है जो केवल और केवल नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, तो ध्यान में रहेगा ये बात कि विधिक अधिकार है और जो कि नागरिकों को प्राप्त है भारत के संपत्ति का अधिकार। तो ये था आज का पूरा सेशन। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। हमने बहुत ही अच्छे से टॉपिक्स भी डिस्कस किए और फिर हमने अपने सारे क्वेश्चन के एनालिसिस भी देखे। तो कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया। कल फिर नए टॉपिक्स के साथ में आएंगे और फिर उसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। सो बाय बाय। नोटबुक आइस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कल फिर मिलते हैं।